अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 12.1 का उर्दू मीडियम में सलूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 12.1 का पहला ही सवाल देखें तो कहता है कि 3 सिक्के उछालने के लिए शजरी खाका का इस्तेमाल करते हुए सैंपल स्पेस बनाइए। यानी कि वो कहता है कि आपने एक ही दफ़ा ना कि 3 सिक्के ले लेने, जैसे फॉर एग्जाम्पल ना कि ये मैंने ना कि सिक्के बना लिए, बस कि वैसे सिक्के तो नहीं थे, ये मैंने पेज से ही ना कि कुछ बना लिए हैं। वो कहता है कि ये 3 सिक्के आपने इकट्ठे उछालने हैं और उछालने का ना कि एक शजरी खाका बनाना है और उसकी सैंपल स्पेस बना देनी है। अब ये अगर मैं इन 3 सिक्कों पे ना कि गौर करूँ तो मेरे पास ना कि ये हो सकता है कि मैं सबसे पहले उछालूँ तो तीनों पे मेरे पास ना कि टेल टेल आ जाए। ये हो सकता है कि एक पर हेड आए बाकी दोनों पे टेल टेल आ जाए, या ये हो सकता है कि पहले पे टेल आए बाकी हमारे पास ना कि हेड हेड आ जाए। तो सैंपल स्पेस में हमने वो सारे कम्बिनेशन ढूंढने हैं जो ना कि इन तीनों सिक्कों को उछालने से हमारे पास ना कि आ सकते हैं, और उसका वो कहता है कि आपने शजरी खाका बनाना है। अब हमारे पास चूंकि 3 हमारे पास ना कि अगर आप लोग देखें 3 सिक्के हैं तो इसका ना जब शजरी खाका आप लोग बनाएंगे तो उसमें सिंपल सा ना कि आपने ये काम करना है। ये मैं यहाँ पे ना कि शजरी खाका आपको बनाना सिखाता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहला ना कि आपने ये काम कर लेना है कि आपके पास जो पहला आपके पास ना के होगा सिक्का, उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो 2 चीज़ें होंगी, या तो उसमें हेड आएगा या फिर उसमें टेल आएगा। ये इस तरीके से आपने लिख लेना है। यानी कि पहला जो सिक्का है उसमें हेड आ सकता है, उसमें टेल आ सकता है। अब नेक्स्ट जो दूसरा सिक्का है वो इस हेड और टेल के साथ ना कि आपने दोनों के साथ ना मिला के लिख देना इस तरीके से। यानी कि आपने इसके साथ हेड भी मिला के लिख देना और इसके साथ टेल भी मिला के लिख देना है। यही काम आपने इसके साथ भी करना है कि इधर भी इसका हेड और टेल दूसरे सिक्के का ना मिला के लिख देना इस तरीके से। तो ये हमारे पास ना कि शजरी खाका बनता जा रहा है। यानी कि सबसे पहले जो आपने काम करना था वो ये था, यहाँ पे ना कि आप लिख दें कि ये इनके ना कि हमारे पास नताइज निकल रहे हैं, तो ये आपने यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। अब हमने क्या किया कि पहला सिक्का लिया, उसमें हमारे पास पॉसिबल 2 ही चीज़ें होती थी, या हेड आना था या टेल आना था। उसके बाद जो दूसरा सिक्का लिया उसको इस हेड के साथ भी मिला के लिख दिया और इस टेल के साथ भी मिला के लिख दिया। अब यहाँ पे काम रुकता नहीं है क्योंकि उसने हमें कहा है कि आपके पास 3 सिक्के हैं। अब 3 सिक्के हैं तो इसका मतलब है हमें कि तीसरा सिक्का भी लेना पड़ेगा। अब जो तीसरा सिक्का लेंगे उसको हमने पहले इसके हेड के साथ मिला के लिख देना। यानी कि सिक्के में तो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक हेड होता है और एक हमारे पास ना कि टेल होता है। इस तरीके से यही आपने इसके साथ भी मिला के लिख देना है, इसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है, और यही आपने इसके साथ भी मिला के लिख देना है, एक हेड होगा और एक टेल होगा, और यही आपने इसके साथ भी ना मिला के लिख देना इस तरीके से। यानी हेड भी आएगा और आपके पास टेल भी आएगा। तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास ना कि पॉसिबल जो है ना कि उसका शजरी खाका जो है वो बन गया है। अब इस शजरी खाके को ना कि दोबारा थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास 3 सिक्के थे। पहले आपने ना कि उसको जब उस पहले सिक्के के लिए हेड और टेल लिख दिया। अब दूसरे सिक्के के लिए इस हेड के साथ आपने हेड और टेल भी मिलाना है दूसरे सिक्के का, और दूसरे सिक्के का ना कि आपने इस टेल के साथ भी हेड और टेल मिलाना है। फिर आपके पास तीसरा सिक्का था, अब तीसरे सिक्के को हेड और टेल को पहले इसके साथ मिलाना है, फिर इसके साथ मिलाना है, फिर इसके साथ मिलाना है, फिर इसके साथ मिलाना है। इससे आगे अगर आपके पास चौथा होता तो आपने इन सब के साथ ना कि चौथे को भी मिलाते जाना था, लेकिन चूंकि हमारे पास टोटल 3 थे तो हमने ना कि ये 3 इस तरह से मिला के लिख दिए हैं। अब ना कि नेक्स्ट हमारा काम है कि इनके ना कि हमने सैंपल स्पेस बनानी है। अब सैंपल स्पेस के लिए जो हमारे पास उसके ना कि नंबर्स वगैरह हैं वो कहाँ से आएंगे। हमने यहाँ पे मैं ना कि आपको बताता हूँ कि यहाँ से ना कि हम लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ना इस हेड को लें, इस हेड में देखें तो ये तीनों मिलके आ जाएंगे, हेड हेड हेड। यानी कि आप लोग तीनों जो सिक्के हैं वो फेंकें तो ये पॉसिबल है कि तीनों हेड आ जाए। दूसरे नंबर पर क्या है कि इस हेड को लें, ये बस हेड 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 आ गया, फिर हेड हेड और टेल आ जाएगा। यानी कि ये सारी शाखें जो है ना वो आपने कवर करनी है। पहले इस हेड को लिया, इस हेड को लेके लिख दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास आएगा, क्योंकि ये असल में तो इस हेड से स्टार्ट हो रहा है ना, हेड हेड टेल, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे हेड हेड टेल
इस तरीके से। नेक्स्ट ये देखें भाई, इसमें अब हमारे पास क्या आएगा, ये देखेंगे तो ये हमारे पास असल में तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हेड टेल हेड, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे हेड टेल हेड, इस तरीके से। नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो आप लोगों के पास ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हेड टेल टेल, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे हेड टेल टेल, ये इस तरीके से लिख दिया। अब नेक्स्ट आए भी इस पे, इसमें अगर आप लोग देखेंगे ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, टेल हेड हेड, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि टेल हेड हेड, आपके पास ये आ गया है। उससे अगले में चलें, इसमें तो ये हमारे पास ना कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है टेल हेड टेल, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे टेल हेड टेल, इस तरीके से। अब इसका देखेंगे तो ये आप लोगों के पास ना कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि टेल टेल हेड, तो आपने लिख देना है कि टेल टेल और हेड। अब नेक्स्ट है जी ये वाला अगर आपको देखें यहाँ पे आता है टेल टेल हेड, इसको भी आपने यहाँ पे मिला के लिख देना टेल टेल हेड। तो इस तरीके से ये सारे जो कम्बिनेशन हैं वो हमने लिख दी हैं। अब इसी को ना कि हम सैम्पल स्पेस में लिख देते हैं, तो एंड पर ना कि नीचे हमने ना कि सैम्पल स्पेस बना के लिख देनी है। तो यहाँ पे हम ना कि लिख देते हैं कि हम ना सैम्पल स्पेस बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख दें, क्योंकि उसने कहा था कि शजरी खाका बनाएं और उसके बाद सैम्पल स्पेस भी बनानी है, तो वो सैम्पल स्पेस हमने यहाँ पे बना के लिख देते हैं। तो सैम्पल स्पेस को हम एस से ज़ाहिर करते हैं और ये इस तरह से ना दरमियानी ब्रैकेट में हमने क्लोज करना होता है। तो ये सारे कम्बिनेशन हमने लिख देने हैं। पहले हमारे पास हेड 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 आ जाएगा, दूसरा जो कम्बिनेशन है वो हेड हेड टेल है, यानी कि जो हमने बनाए हैं बस उन्हीं को यहाँ पे लिख देना है। तीसरा हेड टेल हेड है, वो हमने लिख दिया। उससे आगे चलेंगे तो आपके पास हेड टेल टेल है, तो ये आपने इस तरह से लिख दिया। उससे आगे चलेंगे तो टेल हेड हेड है, ये आपने लिख दिया। उससे आगे चलेंगे तो टेल हेड टेल है, टेल हेड टेल। उससे आगे चलेंगे तो टेल टेल हेड है, तो ये आपने लिख दिया। और लास्ट में चलेंगे तो टेल टेल हेड है, ये यहाँ पे आपने इस तरह से बना के लिख देना है और दरमियानी ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से इसका आप लोगों के पास शजरी खाका भी बन गया और एंड पे आपने इसकी सैम्पल स्पेस भी बना दी है। मश्क नंबर 12/1 का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो वह कहता है कि एक उस्ताद बिला तरतीब 2 लड़कों हामिद और अहमद और 2 लड़कियों ज़ैनब और सुमैया के एक गिरोह से एक लड़का और एक लड़की मुंतखब करता है। शजरी खाका बनाइए और तमाम मुमकिन नताइज के लिए सैम्पल स्पेस की फहरिस्त बनाइए। ये सवाल भी बिल्कुल हमारे पास ना कि पहले सवाल जैसा ही है, जस्ट इसमें ना कि फ़र्क ये है कि वहाँ पे हमें उसने कि 3 सिक्के दिए थे और हर सिक्के में अगर आप लोग देखते थे तो हेड और टेल होता था। लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक सिक्का ही समझ लें, एक साइड पे सिक्के के हेड की जगह पे हामिद लिखा है और टेल की जगह पे अहमद लिखा है। ये हमारे पास दूसरा सिक्का है, इसमें अगर आप लोग देखें कि एक साइड पे सिक्के पे ना कि ज़ैनब लिखा है और दूसरी साइड पे सुमैया लिखा है। अब हमने सिर्फ ये कह लें कि 2 सिक्कों की ना के सैम्पल स्पेस और शजरी खाका बनाना है। तो चलें सबसे पहले ना कि हम इसका शजरी खाका बना देते हैं। तो जैसे मैंने ना कि पिछले सवाल में किया था कि पहले हम ना कि पहले सिक्कों को लेते थे, तो इधर भी हम ना कि ये जो 2 लड़के हैं हामिद और अहमद, इन दोनों को ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना कि मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे एक साइड पे मेरे पास ना कि हामिद चल जाएगा, एक साइड पर अहमद चल जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हो गया जी हामिद, जैसे हमने हेड और टेल लिखा था, और यहाँ पे हो गया जी अहमद, ये इस तरीके से। और ये हमारे पास ना नताइज निकलना शुरू हो गए हैं, तो ये आपने यहाँ पे इस तरह से लिख लेना कि ये नताइज हैं आप लोगों के पास। अब नेक्स्ट देखें भी, ये हामिद और अहमद यानी कि सिक्का, एक सिक्का तो हमने ना कि बना लिया। अब दूसरा सिक्का ना कि ये जो है ज़ैनब और सुमैया जो है, ये इसके साथ भी अटैच होना है और इसके साथ भी अटैच होना है। तो चलें दोनों के साथ हम ना कि अटैच करके इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पे भी ज़ैनब ने अटैच होना था इस तरीके से, और नीचे भी हमारे पास ना कि नीचे सुमैया ने अटैच होना है, यानी कि दोनों जो लड़कियां हैं वो ये इस हामिद के साथ भी अटैच होगी और उसके बाद ना कि इधर भी यहाँ पे भी हमने इनको दोनों को ही लिखना है। जस्ट लाइक जैसे हमने ना कि उस मसलन के सिक्कों में ना कि पहले हमने पहला सिक्का लिखा था हेड और टेल, उसके बाद इस हेड के साथ दोनों हेड और टेल मिला दिए, इस टेल के साथ और हेड और टेल मिला दिए। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी ये कर लेना है। तो ये आपने ना कि इस तरह से ये कर देना है। अब करने के बाद नेक्स्ट हमने ना इनके बना देनी है कि हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बनेगी तो उसमें हमारे पास ना कि ये जोड़े बनने चाहिए। तो अगर आप लोग देखें ना
तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट हों, जैनब का अगर हमने बनाना है फादर पे यहाँ पे, तो ये जैनब देखें ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हामद से, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि हामद और जैनब का मतलब एक पहला जो है एक बन रहा है। यहाँ पे हामद और जैनब हम ना कि इस तरह से लिख देंगे कौमे में, ये हामद और जैनब का हमारे पास पहला बन गया। दूसरे नंबर पे अगर आप लोग देखें समैया और हामद का हमारे पास बनेगा। यहाँ पे फिर ना कि हम हामद और समैया इन दोनों को ना अटैच करके इस तरह से लिख देते हैं। हामद और हमारे पास जो समैया का ये जो बना जोड़ा, उससे आगे चलें तो ये हमारे पास जो जैनब है ये इस अहमद के साथ अटैच हो रही है, यानी कि अहमद और जैनब का हमारे पास एक बन जाएगा। तो इधर आपने अहमद कौमा जैनब इस तरह से लिख देना है। उससे आगे चलेंगे मज़ीद तो ये जो है समैया ये इस अहमद से स्टार्ट हो रही है, यानी अहमद और समैया इन दोनों को मिला के हमने यहाँ पे लिख देना है अहमद, और दूसरे नंबर पर हमारे पास है जी समैया। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। तो ये आपने ना सारे लिख देने हैं, और लिखने के बाद एंड वाला जो काम है उसने कहा था इसकी आपने सैम्पल स्पेस भी बना देनी है। तो चलें इसकी ना कि फिर हम ना कि सैम्पल स्पेस बना देते हैं। यहाँ पे ना कि हम लिखते हैं कि हम सैम्पल स्पेस बना रहे हैं, उसको एस से ज़ाहिर करते हैं और उसको इस तरह से हमने दरमियानी ब्रैकेट में लिखना होता है। ये सारे कम्बिनेशन इसी तरह से हम लिख देते हैं। पहला कम्बिनेशन देखेंगे हामद और जैनब है, तो यहाँ पे आपने हामद कौमा जैनब लिख देना है इस तरीके से। दूसरे नंबर पर अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास है हामद समैया, तो यहाँ पे आप लोग हामद कौमा समैया ये इस तरीके से लिख देंगे। उससे आगे चलेंगे तो आपके पास अहमद और जैनब है, तो ये आपने अहमद कौमा जैनब ये इस तरीके से लिख देना है। उससे आगे चलेंगे तो आपके पास अहमद समैया है, तो आपने अहमद और समैया ये इस तरीके से इसको लिख देना है। तो ये इस छोटे मसल के जो दरमियानी ब्रैकेट है इसको फिर ना क्या आपने एंड पे क्लोज भी कर देना। तो इस तरीके से आपके पास इसका शजरी खाका भी बन गया और सैम्पल स्पेस भी बन गई है। नंबर 12-1 का अगर आप लोग तीसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि एक बिला तरतीब तजर्बा का एक वाक़या ए है, जबकि P इंटू ए निस्बत P इंटू ए डैश बराबर है हमारे पास 17 निस्बत 15। तो ये हम ना यहाँ पे पहले लिख लें, ये हमें ना कि चीज़ मालूम है, यानी कि P इंटू ए निस्बत हमारे पास है कि P इंटू ए डैश और ये बराबर है हमारे पास 17 निस्बत 15 के। ये चीज़ ना कि हमारे पास ना कि मालूम है, तो इसको आपने वैसे ही लिख लेना है कि इसमें अगर आप लोग मज़ीद देखें तो आप लोग यहाँ पे ना कि लिख भी सकते हैं कि ये चीज़ हमें ना कि मालूम थी। अब नेक्स्ट वो कहता है कि n इंटू एस अगर ना कि 640 है तो आप लोगों ने मालूम करना है, पहले P इंटू ए डैश मालूम करना है, फिर आपने n इंटू ए मालूम करना है। तो सबसे पहला जो आप लोगों के पास काम है ना वो आपने ना कि ये चीज़ समझनी है कि ये P इंटू ए और P इंटू ए डैश हमारे पास क्या है। वैसे तो हम ना कि अगर आप लोग देखेंगे जो 9th क्लास थी ना उसमें ये चीज़ें पढ़ के आए थे, लेकिन फिर भी मैं ना कि आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। P इंटू ए जो हमारे पास होता है ना कि ये एहतमाल होता है, एहतमाल जो होता है उसका हमारे पास फार्मूला होता है P इंटू ए, ये हमारे पास बराबर होता है n इंटू ए और बटे में हमारे पास होता है n इंटू एस। ये जो फार्मूला है ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि आगे ये हमारे पास तकरीबन तीनों एक्सरसाइज जो इसकी है ना 12-1, 2, 3 और आगे उसकी जो रिव्यू भी है उसमें ना कि ये बार बार इस्तेमाल होना है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अब ये देखें P इंटू ए तो हमारे पास इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें दो चीज़ें हैं, एक n इंटू ए है और दूसरा हमारे पास n इंटू एस है। n इंटू एस से मुराद ये है कि आपके पास जो ना कि सैम्पल स्पेस होगी। मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ कि आपके पास ना कि पहले 5 नंबर्स हैं तो ये इसकी सैम्पल स्पेस होगी, इसके ना कि टोटल जो गिनती होगी ना n इंटू एस हो जाएगी, यानी ये सैम्पल स्पेस होगी। टोटल मैं गिनूँ तो वो मेरे पास 5 नंबर इसके अंदर बनते हैं, तो वो मेरे पास इसका n इंटू एस 5 बन गया है। अब नेक्स्ट देखें तो ऊपर आप लोगों को n इंटू ए दिखाई दे रहा है। ए से मुराद ये है कि जो चीज़ हम उसने ना कि पूछना है, जैसे मैं आप लोगों को कहूँ कि आपके पास ना कि पहले 5 नंबर हैं, उनमें से जो जुफ्त है ना उनका आपने एहतमाल मालूम करना है। तो यहाँ से ना कि मैं अगर जुफ्त देखूँ जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं तो मेरे पास ये 2 नंबर बनते हैं, तो n इंटू ए जो मेरे पास बनेगा वो टोटल 2 बन जाएगा। तो इसका फिर जो मेरे पास एहतमाल बनेगा ना कि P इंटू ए जो है वो 2/5 ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये मेरे पास P इंटू ए की तो चले आ गया। अब दूसरे नंबर पर रह गया P इंटू ए डैश। अब जो P इंटू ए है ना
ये हमारे पास तो ये 2/5 आ गया है। अब p इंटू ए डैश का मतलब ये है कि इसके अलावा यानी कि जो जुफ्त अदाद के अलावा जो बच गए हैं वो अगर आप लोग देखेंगे ना तो 1, 3 और 5 यानी कि 3 बच गए हैं। तो p इंटू ए डैश जो फिर मेरे पास निकलेगी ना वो निकलेगी 3/5। अगर मैं इन दोनों को जमा करूं 2/5 और 3/5 को, यानी कि आप लोग इस तरह करें कि p इंटू ए इसको जमा कर दें p इंटू ए डैश में, तो आपके पास जवाब 1 आना चाहिए। मैं आपको ना कि इसको जमा करके दिखा भी देता हूं कैलकुलेटर पर। हम ना कि 2/5 जमा 3/5 यहाँ पे कर देते हैं। तो कैलकुलेटर पे ना कि हम यहाँ पे लिखते हैं 2, उसके बाद ए बी बटा जो सी वाला साइन होता है ये बटे वाला होता है, बटे में 5। आगे ना कि जमा है तो जमा डालते हैं, आगे 3 बटा हमारे पास है जी 5। इक्वल करेंगे तो देखेंगे 1 के बराबर आंसर आता है। यानी कि दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सवाल में p इंटू ए और p इंटू ए डैश आ जाए तो उनका जो आप लोग सम होता है या दोनों को जब आप लोग जमा करेंगे तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। अगर ये 1 के बराबर आएगा तो इसको हम फिर इस सवाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि यहाँ पे ना कि हम लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि p इंटू ए और p इंटू ए डैश को अगर आप लोग जमा करोगे तो वो बराबर हो जाएगा जी 1 के। ये आपने ना कि इसको लिख देना है। अब नेक्स्ट इसको ना कि मज़ीद हल करने के लिए ना हम यहाँ पे ना कि फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब चूँकि हमने ना कि मालूम करनी है कीमतें p इंटू ए डैश की और n इंटू ए की, तो हम ना कि यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो p इंटू ए है ना, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये p इंटू ए पहले है तो ये 17 भी पहले है। हम करते हैं फ़र्ज़ ये 17x के बराबर है, और जो p इंटू ए डैश है ना ये बाद में है तो ये हमारे पास इसका फिर 15 आ जाएगा, ये 15x के बराबर है। यानी कि इसको हमने 17x के बराबर पुट कर लिया, यानी कि फ़र्ज़ कर लिया, और इसको हमने 15x के बराबर फ़र्ज़ कर लिया है। अब फ़र्ज़ करने के बाद यही जो दोनों कीमतें हम इधर ना के दर्ज कर देते हैं, और नेक्स्ट ना कि हम यहाँ से फिर x की कीमत निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग दर्ज करें तो आप लोगों के पास p इंटू ए 17x आ गया और p इंटू ए डैश जो है वो 15x आ गया, और बराबर आप लोगों के पास एक उसी तरीके से चलता आएगा। 15 और 17 ये आप लोगों के पास ना कि 32x हो जाएगा, यानी कि 32x बराबर हो जाएगा जी 1 के। तो इसको अगर आप लोग मज़ीद हल करें, चूँकि हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, ये जो 32 इधर ज़रब हो रहा है दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, यानी कि 1/32 आप लोगों के पास आंसर आ गया है। अब अगर आपने सवाल के मुताबिक देखें p इंटू ए डैश की कीमत मालूम करनी है, तो यहाँ पे ना कि हमने p इंटू ए डैश ना कि फ़र्ज़ किया था 15x के बराबर। अब यहाँ पे मैं अगर x की कीमत पुट कर दूँ ना 1/32, तो मुझे ना कि p इंटू ए डैश की ना कि कीमत निकल आएगी मेरे पास। तो चलें मैं ना कि यहाँ पे इसकी ना फिर कीमत दर्ज कर देता हूँ। तो मैं कीमत दर्ज करता हूँ तो ये मेरे पास ना कि कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि p इंटू ए डैश जो है वो मेरे पास बराबर हो जाएगा 15x के, इस तरीके से। अब 15x है यानी कि x की कीमत उसने दी है वो 1/32 है, तो यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं 1/32 इस तरीके से। अब p इंटू ए डैश जो हमारे पास बन रहा है वो बन जाएगा जी p इंटू ए डैश। अब ये जो 15 है ना ये हमारे पास ऊपर है, यानी कि जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। ये आपस में कटते तो है नहीं, 15 को एक ऊपर वाले से ज़रब दे दें और 32 को इस नीचे वाले एक से ज़रब दे दें, तो इस तरीके से p इंटू ए डैश जो है ना वो हमारे पास निकल आया 15/32। अब इससे आगे चलें तो आप लोगों को ना उसने दूसरे नंबर पर ना कि ये पूछा है कि n इंटू ए भी मालूम करें, यानी कि अब आपने ये n इंटू ए मालूम करना है। अब n इंटू ए अगर आप लोग मालूम करने जाएंगे तो आपका जो यहाँ पे ना कि आपको फिर ना कि p इंटू ए से p इंटू ए को देखना पड़ेगा, p इंटू ए। तो p इंटू ए को हमने ना कि शुरू में फ़र्ज़ कर लिया था कि जो p इंटू ए है ना वो 17x के बराबर है। अब x की कीमत हमने यहाँ से निकाल ली है, वो 1/32 के बराबर है। तो यहाँ पे ना एक दफ़ा हम ना उसे वैसे ही लिखते जाते हैं, 1/32 के अगर ये बराबर है तो हमारे पास हो जाएगा 17 ज़रब 1/32। अब इसको भी पीछे जैसे हमने के ज़रब दी थी ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, उसी तरह से हमने के ज़रब दे के यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से बन जाएगा, p इंटू ए जो है वो बराबर हो जाएगा 17/32। अब ये जो फार्मूला था ना कि शुरू में मैंने बताया था कि इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि ये हमारे पास ना कि बार बार इस्तेमाल होना है।
तो वो मेरे पास था जी फार्मूला n इंटू ए बटे में है जी n इंटू एस। अब यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो हमने n इंटू ए मालूम करना है, तो n इंटू एस जो है ये हमें ना कि सवाल में दिया हुआ उसने कि 640, तो जो सवाल में दिया हुआ तो वो वहीं से हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो n इंटू ए बटा हमारे पास हो जाएगा 640 और बराबर है जी 17/32। ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब चूंकि हमने सिर्फ n इंटू ए की कीमत मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, ये जो 640 इधर तकसीम हो रहा है इसे दूसरी साइड में जाके हमने ज़रब कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू ए बराबर हो जाएगा जी 17/32। ये इधर हमारे पास तकसीम है, उधर जाके ऊपर ज़रब हो जाएगा, यानी 640 से इसने इस तरह से ज़रब हो जाना है। अब ना कि हम इनको ना कि काट देते हैं, 640 तकसीम 32 करके देखते हैं कि ये पूरा पूरा कटता है या नहीं। 640 तकसीम 32 करेंगे तो आंसर 20 आ जाता है, यानी कि इन दोनों को ना कि हम काट सकते हैं तो 20 पे ये ना कट जाएंगे। वैसे भी देखें 32 1 32, 32 2 64 और ये जो ज़ीरो है वो वैसे साथ में लग जाएगा। तो n इंटू ए फिर जो है उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। इस 17 को हमने ज़रब दे देनी है 20 से, तो उसके लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें कि 17 ज़रब 20 इक्वल करेंगे 340, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख देना कि 340। इस तरीके से हमारे पास सवाल के जो दोनों हिस्से थे जिसमें हमने p इंटू ए डैश मालूम करना था वो भी मालूम कर लिया है और n इंटू ए जो मालूम करना था वो भी मालूम कर लिया है। मश्क नंबर 12/1 का अगर हम चौथा सवाल देखें तो वो कहता है कि एक सिक्के को 3 बार फेंका गया, लगातार 2 टेल आने का एहतमाल क्या है। तो जैसा कि मैंने ना कि पिछले सवाल में आपको बताया था कि ये जो एहतमाल है ना इसका ये जो फार्मूला है p इंटू ए इज इक्वल टू n इंटू ए बटा n इंटू एस, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास ना कि n इंटू ए और n इंटू एस होगा तो हम इसका एहतमाल मालूम कर सकते हैं। तो चलें हम ना कि ये दोनों चीज़ें फिर ना कि मालूम करते हैं। अब यहाँ पे देखें ना कि उसने कहा कि सिक्के को 3 बार फेंका गया है, इसने कोई शजरी खाके का जिक्र नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि सैम्पल स्पेस बनाने के लिए हमें शजरी खाका बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम ना कि सिंपल जो तरीका होता है ना उसी से ना कि सैम्पल स्पेस बना देते हैं, जिससे ना कि हम 9th क्लास में भी बनाते रहे हैं। तो देखें तो वो कहता है कि सिक्के को 3 बार फेंका गया। अब सिक्के को अगर 3 बार फेंका गया है तो आप लोग अगर उसमें देखेंगे तो एक दफ़ा तो उसमें टेल होती है, दूसरी दफ़ा उसमें एक दफ़ा हेड होती है और एक दफ़ा टेल, यानी कि ये पहला सिक्का है, ये दूसरा सिक्का है और ये तीसरी बार जो सिक्का फेंका है वो हमारे पास है। ये हमारे पास ना कि तीनों चीज़ें हैं। अब ये हो सकता है कि इसमें अपना कि हमारे पास मुख्तलिफ कम्बिनेशन आ सकते हैं कि आपने 3 दफ़ा फेंका, तीनों दफ़ा हेड आ जाए, तीनों दफ़ा टेल आ जाए, पहली दफ़ा हेड आ जाए, अगली 2 दफ़ा टेल आ जाए, यानी किस तरह ना मुख्तलिफ कम्बिनेशन बन जाते हैं हमारे पास। उन कम्बिनेशन को बनाने का नाम ही हमारे पास सैम्पल स्पेस होता है। तो यहाँ पे ना कि फिर हम सैम्पल स्पेस पहले ना कि बना देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि सैम्पल स्पेस इन 3 जो हमारे पास है ना, 3 जो हमारे पास सिक्के हैं इनकी क्या बनेगी। तो सबसे पहले आप लोग देखें तो आप देखें तीनों हेड्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हेड हेड और हेड, ये लिख दिया। दूसरे नंबर पर ये हो सकता है कि तीनों ही टेल आ जाएं, तो यहाँ पे आप लोग टेल 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 लिख दें। उसके बाद क्या हो सकता है, अब हम ना कि इस तरह कहते हैं कि ऊपर वाली लाइन को लेते हैं, ऊपर वाली लाइन को, उसमें से मैं कहता हूँ कि हेड नहीं आया, तो अगर उसमें से हेड नहीं आया तो फिर टेल तो आ गया ना, तो मैं इस तरह लिख दूंगा टेल हेड हेड। तो ये हमारे एक कम्बिनेशन बन जाएगा टेल हेड हेड। फिर ना मैं ये कहता हूँ कि ये वाला हेड नहीं आया लेकिन इसका टेल आ गया, तो फिर हमारे कम्बिनेशन बन जाएगा हेड टेल हेड। अभी हम ना ऊपर वाली लाइन पे ना कि सारा काम कर रहे हैं, तो हम लिख देते हैं कि हेड टेल हेड, ये हमारे पास कम्बिनेशन बन गया। उसके बाद हम कहते हैं कि ये वाला हेड नहीं आया, तो ये दोनों हेड आ गए और ये वाला टेल आ जाएगा, यानी कि हेड हेड टेल, ये हमारे पास इस तरह से कम्बिनेशन बन जाएगा। अब हम आते हैं नीचे वाली लाइन पे। नीचे वाली लाइन पे ना कि मैं कहता हूँ ये टेल नहीं आएगा, तो ये मेरे पास हेड आ जाएगा और ये दोनों टेल आ जाएंगे, तो मैं लिख देता हूँ हेड टेल टेल, ये मेरे पास एक कम्बिनेशन बन गया। उससे आगे चलूँ तो मैं कह देता हूँ कि ये वाला जो टेल है ना ये नहीं आया, तो मेरे पास आ जाएगा टेल हेड टेल, तो ये इस तरीके से मैं लिख देता हूँ टेल हेड टेल। उससे भी आगे चलें तो मैं कहता हूँ कि ये वाली अब टेल नहीं आई, तो इसका मतलब टेल टेल हेड, क्योंकि हम ना नीचे वाली लाइन पे काम कर रहे थे, टेल टेल हेड
और इस तरीके से आपने इसको क्लोज कर देना है। तो ये हमारे पास इसके पॉसिबल कम्बिनेशंस बन गए हैं। अब ये कम्बिनेशंस बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास काम है, हम n इंटू एस ना के देखेंगे कि ये टोटल हमारे पास बने कितने हैं। मैं काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि n इंटू एस मेरे पास ना 8 बन गया है। उस फार्मूले के मुताबिक नेक्स्ट मुझे चाहिए n इंटू ए। तो n इंटू ए भी निकालने से पहले ना मुझे a पता होना चाहिए। तो a से मुराद ये है कि आप लोग ये देखें कि उसने पूछा क्या है। वो कहता है कि आपने वो कम्बिनेशन ढूंढने हैं जिसमें लगातार 2 दफ़ा ना टेल आई हो। लगातार वैसे तो देखें ना कि इसमें अगर आप मैं एक कम्बिनेशन दिखाऊं, इसमें भी टेल आई, लेकिन इसमें क्या है, पहले टेल आई फिर हेड आई फिर टेल आई, यानी लगातार 2 दफ़ा टेल नहीं आई। हमने वो कम्बिनेशन ये देखें भाई, इसमें 3 दफ़ा लेकिन ये लगातार तो 2 दफ़ा टेल आ गई है ना। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं टेल टेल और टेल को। उससे आगे अगर आप लोग देखें, इसको नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते, लेकिन इसको लिख सकते हैं हेड टेल टेल। इसको आप लोग लिख दें हेड टेल टेल, ये आप लोगों के पास एक कम्बिनेशन बन जाएगा। उससे आगे अगर आप लोग देखें, ये लगातार वैसे 2 दफ़ा आया टेल, लेकिन लगातार नहीं है। तो इसमें देखें तो लगातार 2 दफ़ा आया है, तो इसको आप लोग लिख देंगे टेल टेल हेड। तो ये इस तरीके से आपने a मालूम कर लिया है। अब a मालूम करने के बाद आपने n इंटू ए, यानी कि a में देखें कि टोटल कितने हमारे पास आए हैं। तो आप लोग देखें 1 2 3 आए हैं, तो यहाँ पे आपने 3 लिख देना है। अब हमारे पास a भी n इंटू ए भी मालूम हो गया और n इंटू एस भी मालूम हो गया। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे और हमारे पास एहतमाल मालूम हो जाएगा। तो चलें ये फार्मूला हम लगाते हैं। तो फार्मूला एहतमाल का हमारे पास है जी p इंटू ए बराबर होता है जी n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। अब इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। n इंटू ए देखें तो वो मेरे पास 3 है, ये 3 लिख दिया। n इंटू एस अगर देखें तो वो मेरे पास 8 है। अब यहाँ पे ना कि ये कीमतें लिखने के बाद आपने ना कि इनको काट के देखना है, कैलकुलेटर पे काट लें अगर वैसे नहीं काटना आता। अगर ये कटें तो आपने लाजमी तौर पर काट के अपना आंसर लिखना है, अगर ना कटें तो फिर यही आंसर आ जाएगा। यानी 3/8 है। आप लोग कैलकुलेटर लें, यहाँ पे इस तरह से आप लोग 3 लिखें। उसके बाद ये जो AB/C वाला साइन है ये दबाएं और 8 लिखें, इक्वल करेंगे तो वो कट के आंसर आ जाएगा। ये नहीं कटता तो इसका वही आंसर उसने 3/8 दे दिया है, तो आपने यही आंसर इसका लिख देना है। यानी कि लगातार 2 दफ़ा टेल आने का जो एहतमाल है ना, वो हमारे पास 3/8 है। प्रश्न नंबर 12.1 का अगर हम 5वां सवाल देखें तो वो कहता है कि एक डाइस और एक सिक्का को एक साथ उछाला गया है। यानी कि इस तरह से आप लोगों के पास एक डाइस है और ये एक सिक्का है, इनको ना कि इकट्ठे उछाला गया है। अब जाहिर सी बात है कि जब इनको आप लोग इकट्ठा उछालोगे तो डाइस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, इसी तरीके से ना कि ये 5 आ सकता है या फिर ये 6 आ सकता है, यानी कोई भी आ सकता है। और इसमें भी हमारे पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, वो कहता है कि पहले नंबर पर इसका मकानी खाका बनाकर उसकी सैंपल स्पेस मालूम करें। दूसरे नंबर पर वो कहता है इसका शजरी खाका बनाकर सैंपल स्पेस मालूम करें। तीसरे नंबर पर वो कहता है कि एक टेल और एक जुफ्त अदद आने का एहतमाल क्या है। तो चलिए हम ना के पहले सवाल से स्टार्ट होते हैं। वो कहता है कि अमकानी खाका बनाकर सैंपल स्पेस मालूम करें। तो यानी कि एक डाइस और एक हमने ना कि सिक्के के लिए इम्कानी खाका बनाना है। तो उसके लिए ना कि ये मैंने ऑलरेडी ना कि ये बना लिया था, ये आपने खुद ही बना लेना कि यानी कि इधर से 3 होंगे और इधर से आप लोगों के पास ना कि 7, यानी कॉलम आप लोगों के पास 7 होंगे और जो रोज़ होंगी वो ना कि 3 होंगी। ये आपने खुद बना लेना। ये क्यों बनाया है वो मैं अभी आपको ना कि बताता हूँ कि हमने ये 7 बाई ना कि हमने 3 का ही क्यों ये एक टेबल बनाया है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक डाइस है और एक हमारे पास सिक्का है। ऊपर हम ना कि डाइस लिख देते हैं, ये ऊपर हमारे पास डाइस चल रहे हैं और नीचे हम ना कि लिख देते हैं सिक्का, यानी कि नीचे हमारे पास ना कि ये सिक्का चल रहा है। अब डाइस में अगर आप लोग देखेंगे टोटल 6 नंबर होते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया है, यानी कि 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और इसके बाद 6। ये पहला आपने छोड़ के ना इस तरह से 6, तो ये आप लोगों के पास इसलिए 7 कॉलम होने चाहिए
और 3 इस तरह से ना कि आप लोगों के पास रोज़ या जिसे हम कतारे कहते हैं वो होने चाहिए। तो इधर ना कि हमने सिक्का का लिखना है। तो सिक्का में अगर आप लोग देखें एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो ये इस तरीके से हमने सिक्का का लिख दिया है। अब इनका ना कि हम ये जो खाने हैं इनको ना कि फिल करते हैं। तो ये ही खाने असल में ना कि हमारे पास सैम्पल स्पेस बनाते हैं। हमने क्या करना है, इस हेड को लेना है, इन सब के साथ ना कि मिला के लिख देना। ये हमारे पास इम्कानी खाका है, शजरी खाका जैसे हम ना कि पहले 2-3 सवालों में बना के आए, ये उसी तरह से बन जाएगा। हेड को लेना है, इन सब के साथ ना मिला के लिख देना। यानी हेड को पहले इस 1 के साथ मिला के लिख दें, उसके बाद हेड को इस 2 के साथ मिला के लिख दें, फिर इसी हेड को 3 के साथ मिला के लिख दें, फिर उसी हेड को 4 के साथ मिला के लिख दें, उसी हेड को 5 के साथ मिला के लिख दें और उसी हेड को 6 के साथ इस तरीके से मिला के लिख दें। अब आपने टेल को लेना, इन सब के साथ ना मिला के लिखते जाना। यानी टेल को 1 के साथ मिला दें, टेल को आपने 2 के साथ मिला देना, टेल को 3 के साथ, फिर टेल को आपने 4 के साथ, यानी कि जिस खाने में आते जाएंगे उसी के साथ इसको मिलाते जाएं, टेल को 6 के साथ। ये इस तरीके से आपने ये सारे मिलाकर लिख लेने हैं। अब ये लिखने के बाद नीचे वो कहता है कि इम्कानी खाका तो आपने चलिए बना लिया, उसकी सैम्पल स्पेस भी बनानी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैं ना कि सैम्पल स्पेस इसकी ना कि बनाने जा रहा हूँ। तो सैम्पल स्पेस मेरे पास बन जाएगी, उसे हम एस से ज़ाहिर करते हैं और ये इस तरह से हमारे पास दरमियानी ब्रैकेट से स्टार्ट होती है। ये सारे कम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिख देने। यानी एच को मैं लूँगा, पहले H1 लिख दूँगा कम्बिनेशन, ब्रैकेट छोटी में बंद करके, फिर H2 लिख दूंगा, फिर मेरे पास H3 है, उससे आगे चलें तो H4 है, उससे आगे चलें तो H5 है, उससे आगे चलें तो हमारे पास H6 है। यानी कि ये सारे H इधर इस तरह से मिला के लिख देने हैं। और उसके बाद चलें तो हम टेल वाले सारे मिला के लिख देंगे। तो यहाँ पे आपने टेल वाले सारे लिखते जाना है। तो आपके पास ना कि ये सैम्पल स्पेस बन जाएगी। तो टेल पहले 1 के साथ मिला के लिख दें, उसके बाद टेल को 2 के साथ मिला के लिख दें, फिर टेल को 3 के साथ मिला के लिख दें, फिर टेल को आपने 4 के साथ मिला के लिख देना है, उसके बाद टेल को 5 के साथ और लास्ट में टेल को आपने 6 के साथ मिला के लिख देना है। और इस तरह से ये आपने क्लोज कर देनी ब्रैकेट। तो इस तरीके से इसका जो पहला जूस था ना कि इम्कानी खाका बनाकर सैम्पल स्पेस बनाए, तो वो आपने बना दी है। अब हम आते हैं इसके दूसरे जूस की तरफ। अगर हम दूसरा जूस देखेंगे तो भाई वो तो कहता है कि शजरी खाका के ज़रिए सैम्पल स्पेस मालूम कीजिए। कि अब आपने एक शजरी खाका बनाना है और उसकी सैम्पल स्पेस भी बाद में मालूम करनी है। तो चलें उसका शजरी खाका बनाते हैं और सैम्पल स्पेस हम मालूम करते हैं। तो उसके लिए ना कि सबसे पहले हम ना कि चूँकि हमारे पास एक डाइस है और एक सिक्का है, तो हम ना कि इस पे पहले ना कि डाइस को ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पे ना कि मैं यहाँ से चलें स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैं ना कि यहाँ से मैं पहले डाइस को लेता हूँ। तो डाइस में मेरे पास ना कि टोटल 6 नंबर्स होते हैं। ये मेरे पास 1 का चला गया, चलें ये 2 का चला गया, ये मेरे पास ना कि 3 का चला गया, उसके बाद ना कि इसको मैं 4 कह देता हूँ, ये मेरे पास 5 चला गया और ये मेरे पास ना कि 6 चला गया। तो इस तरीके से ना कि मैंने ये सारे ना डाइस के लिख दिए। और यहाँ पे ना कि मैं कहता हूँ कि ये मैं ना कि नताइज जो है ना कि वो लिख रहा हूँ जो मेरे पास शजरी खाका है। अब ये 1 2 3 4 5 6 हैं, तो यहाँ पे फिर ना कि मुझे इनको ना कि मेंशन करना पड़ेगा। और ये मेरे पास है भी डाइस के, और डाइस के साथ मैंने अटैच भी जो करना है वो सिक्का है। यानी कि आपने इसके बाद जो इसको अटैच करना है वो सिक्का, यानी कि हेड और टेल को अटैच करना है। यहाँ पे लिख दें भाई ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। वो इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारे पास ना कि डाइस की ना कि सारी थी शाखें। अब उसके बाद आ जाए भाई इसके साथ हमने अटैच करना है सिक्का। तो सिक्के के साथ हमारे पास सिर्फ 2 होते हैं और उसको हमने सब के साथ ना अटैच कर देना है। हेड के साथ मैं सिक्का का हेड और टेल 1 के साथ करेंगे, फिर सिक्का का हेड और टेल हम 2 के साथ करेंगे और फिर सिक्का का हेड और टेल हम 3 के साथ करेंगे इस तरीके से। फिर सिक्का का हेड और टेल हमने 4 के साथ अटैच करना है इस तरीके से। फिर सिक्का का हेड और टेल हमने इधर 5 के साथ अटैच कर देना इस तरीके से। और फिर सिक्का का हेड और टेल हमने 6 के साथ अटैच कर देना इस तरीके से हेड और टेल को।
अब इन सब को ना अटैच करने के बाद नेक्स्ट जो आपका काम है वो यहाँ पर ना कि आपने इनके कम्बिनेशन लिखते जाना है। अब कम्बिनेशन में देखें तो सबसे पहले हेड और वन, ये हमारे पास पहला कम्बिनेशन बन जाएगा हेड और वन। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो दूसरा कम्बिनेशन बन जाएगा टेल और वन, यहाँ पे हम लिख देंगे टेल और वन। उसके बाद देखें हेड और टू, ये हमारे पास कम्बिनेशन बन जाएगा हेड और टू। और उसके बाद देखेंगे तो आपके पास टेल और टू, तो ये आपके पास एक कम्बिनेशन बन जाएगा। उससे आगे चलें हेड और थ्री, तो आपके पास एक कम्बिनेशन बन गया हेड और थ्री। और उससे आगे चलेंगे तो आपके पास कम्बिनेशन बनता है टेल और थ्री, तो यहाँ पे आपने लिख देना टेल और थ्री। उससे आगे चलें हेड और फोर, ये एक कम्बिनेशन बन रहा है हेड और फोर। उससे भी आगे चलें तो आपके पास टेल और फोर, यानी कि टी व फोर। उससे आगे चलें तो हेड और फाइव, यानी एच व फाइव आप लोगों के पास एक कम्बिनेशन बन गया। और उससे आगे चलेंगे तो आपके पास टी व फाइव, यानी कि टेल और फाइव। उससे आगे चलेंगे हेड और सिक्स, यानी एच व सिक्स बन गया। और उससे आगे चलेंगे तो आप लोगों के पास टी व सिक्स। तो ये इस तरीके से आपके पास ये सारे कम्बिनेशन बन जाएंगे। इन्हीं कम्बिनेशन को मिला के आप लोग अपनी सैम्पल स्पेस लिख सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट हमारा काम भी सैम्पल स्पेस लिखने का ही है, क्योंकि उसने हमें कहा था कि शजरी खाका बनाइए, लेकिन बाद में सैम्पल स्पेस भी मालूम करनी है। तो चलें यहाँ पे ना फिर अब हम ना सैम्पल स्पेस बना देते हैं। यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ कि सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सैम्पल स्पेस को हम एस से ज़ाहिर करते हैं, और एस से ज़ाहिर करते हैं तो ये सारे कम्बिनेशन हमने लिख देने हैं। यानी कि पहला एच व वन है तो ये लिख देंगे एच व वन। उसके बाद देखेंगे टी व वन है। उससे आगे देखेंगे तो हमारे पास एच व टू है। उससे आगे देखेंगे, ये कॉमा था टू, उसके आगे देखेंगे तो आप लोगों के पास टी व टू है। उससे आगे मज़ीद देखेंगे तो एच व थ्री है। ये इसी तरीके से ना कि तरतीब में लिखते जाएंगे टी व थ्री, ये इस तरीके से। अब नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास अगला जो कम्बिनेशन आएगा वो एच व फोर, और उससे आगे है जी एच व टी व फोर था, टी व फोर ये लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे एच व फाइव है, यानी कि तरतीब में ये हम एच व फाइव है, फिर टी व फाइव, इसी तरीके से हम ना लिखते जाएंगे टी व फाइव। उससे आगे मज़ीद देखेंगे एच व सिक्स है, तो आपने सिक्स लिख देना, और एंड पे टी व सिक्स। ये इस तरीके से आप लोगों के पास इसकी ना शजरी खाका और उसका सैम्पल स्पेस बन गया है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें ना तो वो कहता है कि एक टेल और एक जुफ्त अदद आने का एहतमाल मालूम करें। अब जाहिर बात है कि जो एहतमाल होता है उसका हमारे पास फार्मूला होता है कि P इंटू ए बराबर है N इंटू ए बटा N इंटू एस। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनानी पड़ती है। तो ये सैम्पल स्पेस तो ऑलरेडी हम ना कि बना चुके हैं, दोनों तरीके से हम ना कि बना चुके थे। एक तो हमने इसको मकानी खाके से भी बना लिया था, दूसरा शजरी खाके से भी बना लिया था। तो इसी सैम्पल स्पेस को ना कि हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर ये अलहदा से आप लोगों के पास पेपर में सवाल पूछा जाए तो ये सैम्पल स्पेस आप लोग आसानी से बना सकते हैं। कि सबसे पहले आप लोग ना कि सबसे पहले ना कि 1 2 3 4 5 6 जो हैं उनको एच के साथ मिला के लिख दें, फिर 1 2 3 4 5 6 को टी के साथ मिला के लिख दें। तो इस तरीके से ये आप लोगों के पास सैम्पल स्पेस बन जाएगी। अब सैम्पल स्पेस बनाने के बाद हमें चाहिए होता है कि n इंटू एस। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना n इंटू एस, ये टोटल आपने गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये टोटल हमारे पास ना कि 12 बनते हैं। तो ये मेरे पास n इंटू एस तो निकला ही है। अब n इंटू एस के बाद बारी आती है a की, कि यानी कि a से मुराद ये है कि जो उसने पूछा है वो कहता है कि एक टेल और एक जुफ्त अदद आने का एहतमाल क्या होगा। यानी कि वो कहता है कि हेड वाले तो यहाँ से वैसे ही उड़ गए ना, यानी कि हेड वाले जो 6 हैं उनको तो हमने लेना ही नहीं है, टेल भी हमने उस सूरत में लेनी है जब उसके साथ जुफ्त अदद आएगा। तो अब हम देखते हैं कि टेल के साथ जुफ्त अदद कौन सा है। ये 1 है तो 1 हमारे पास जुफ्त नहीं होता, 2 हमारे पास जुफ्त अदद है, यानी कि टी व 2 हम ले सकते हैं। उससे आगे चलें तो आप लोग देखें 3 जुफ्त अदद नहीं होता, तो टी व 4 हम ले सकते हैं इस तरीके से। उससे आगे चलें तो 5 नहीं ले सकते क्योंकि ये जुफ्त अदद नहीं है, तो टी व 6 ले सकते हैं, ये जो कि हमारे पास ना कि जुफ्त अदद है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ना ए आ गया। इसका फिर n इंटू ए जो हमारे पास बनेगा वो है जी 1 2 3, ये टोटल 3 कम्बिनेशन इसमें आए हैं जो उसने हमसे सवाल पूछा था। अब इसको हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है हम लिख देते हैं P इंटू ए, यानी एहतमाल का फार्मूला
वो बराबर होता है n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस, ये हमारे पास इसके बराबर होता है। अब यहाँ पे इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। n इंटू ए की अगर आप लोग देखें कीमत 3 है और n इंटू एस की देखें तो 12 है। इनको हमने यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद अगला जो आपने काम करना है, इनको काट लेना है कैलकुलेटर से। पहले आप लोग 3 लिखें, यहाँ पे 3 लिख दिया, उसके बाद ए बी बटा सी वाला साइन दबाएं और 12 लिखें। इक्वल करेंगे तो आंसर 1/4 कट के आ जाएगा। ये जो कट के जवाब आएगा वो आपने लिख देना 1/4 यहाँ पे, यानी कि आपको डायरेक्ट कोई टेबल वगैरह पढ़ के ना काटने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग कैलकुलेटर से इसको काटें और अपना आंसर लिख दें। मश्क नंबर 12/1 का अगर हम छठा सवाल देखें तो वो कहता है कि 2 गैर जानबदार डाइस को एक बार उछाला गया है। अब वो कह रहा है कि 2 डाइस हैं, इनको ना कि एक बार हमने उछाला है। अब जाहिर सी बात है कि जब 2 डाइस को हम उछालेंगे, जैसे ये देखें हमारे पास पहले डाइस पे 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर हमारे पास 1 पे 1 आ सकता है, 1 पे 6 आ सकता है। तो इस तरह से ना मुख्तलिफ कम्बिनेशन हमारे पास ना आ सकते हैं 2 डाइस को उछालने से। अब वो कहता है कि आप लोग सबसे पहले शजरी खाका बनाएं और उसके ज़रिए सैम्पल स्पेस बनाएं, उसके बाद मकानी खाका बनाएं और उसके ज़रिए भी सैम्पल स्पेस बनाएं। नेक्स्ट वो कहता है कि ये कुछ सवाल दिए हैं, इनका आपने एहतमाल भी मालूम करना है। तो सबसे पहला हमारे पास जो काम है वो है जी शजरी खाका के ज़रिए सैम्पल स्पेस बनाना, और 2 डाइस की हमने सैम्पल स्पेस यहाँ पे बनानी है। तो चलें, सबसे पहला जो काम है वो हम सबसे फिर पहले करते हैं, यानी शजरी खाका के ज़रिए सैम्पल स्पेस बना देते हैं। तो ये यहाँ पे ना कि हम शजरी खाका से फिर ना सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो अब शजरी खाका से सैम्पल स्पेस बनानी है तो 2 डाइस की बनानी है। तो डाइस में अगर आप लोग पहले डाइस में भी देखेंगे उसमें भी 6 नंबर हैं, दूसरे में देखेंगे उसमें भी 6 नंबर हैं। तो इस तरीके से ना कि ये एक थोड़ी सी ना कि लंबी सारी हमारे पास ना कि ये बनेगी, यानी कि आप लोग यहाँ से शुरू हो जाएं, यहाँ से हम ना चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो पहला डाइस है ना उसके लिए हम ना कि ये ड्रा कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारे पास 1 हो गया, उसका ये 2 हो जाएगा, इसी तरीके से ये हमारे पास उसका चलें 3 हो जाएगा, उससे आगे चलें तो ये हमारे पास उसका ये 4 हो जाएगा, उसके आगे चलें तो ये चलें 5 हो जाएगा, और उससे भी आगे चलें तो ये हमारे पास ना कि उसका 6 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ना कि हमने उसके ना नंबर्स के लिए लिख लिया, यानी कि पहले डाइस का। ये इनको ना कि हम इस तरह से तीर से ज़ाहिर कर देते हैं। नेक्स्ट अगला डाइस भी इसके साथ ना कि हम अटैच करते हैं। यहाँ पे ना कि हम लिख देते हैं कि ये हम ना कि नताइज ना कि निकाल रहे हैं 2 डाइस के शजरी खाके का। अब यहाँ पे ना सबसे पहला जो आप लोगों के पास फिर काम है वो लिख दें कि ये आप लोगों के पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये आप लोगों के पास 6 है। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। अब लिखने के बाद जो नेक्स्ट आपका काम है, अब चूँकि ये हमने पहले डाइस का तो लिख दिया जो कि हमारे पास था, अब नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि इसको भी हमने मज़ीद एक और डाइस के साथ के अटैच करना है। अब जो दूसरा डाइस है उसमें भी 6 नंबर है, यानी इसका ये जो हमारे पास 1 है ये मज़ीद 6 के साथ अटैच होगा। इसकी हमने ना कि इस तरह से ना कि 6 शाखें निकालनी हैं। तो ये आप लोग 6 शाखें निकाल लेंगे, जैसे भी आप लोगों के पास निकलें 1 2 3 4 5 और 1 चले ना कि हम इधर और निकाल देते हैं, और इनको भी आप लोग तीर से ज़ाहिर करेंगे और वही गिनती जो 1 2 3 4 5 6 है वो यहाँ पे लिख देंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये इस तरीके से आपने लिख दी। ये पहले के साथ हमने ना कि 6 अटैच कर दिए। अब यही काम आपने दूसरे के साथ भी करना है कि यानी कि 6 आपने अटैच कर देने हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इधर भी आपने ना कि गिनती लिख देनी है, तीर का निशान पहले लगाएं और फिर ना कि एंड पे हम यहाँ पे गिनती लिखते जाएंगे। तो ये हमारे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ये इस तरीके से हमारे पास दूसरे के साथ अटैच हो गया। यही काम आपने ना इसके साथ भी करना है, 3 के साथ भी। तो 3 के साथ भी हमने ना कि 6 ही कर देने, 1 2 3 4 5 और ये 6, और उनके ना कि आपने लिखते जाना है, तीर के निशान लगाएं और नेक्स्ट ना कि आपने लिखते जाना है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। इस तरीके से अब इसी तरीके से आगे 4 पे चलें तो 4 पे भी आपने ना कि कुछ इसी तरीके से आपने कि 6 निकाल लेने हैं इस तरीके से। एक चलें और इधर निकाल लेते हैं, इनके तीर लगाएं इस तरीके से
और इनके लिख दें। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये हमारे पास 6 है। इस तरीके से अब नेक्स्ट 5 पे आ जाएं। इसके भी हमने निकाल लेने। चलें इसको थोड़ा सा लंबा करके निकाल लेते हैं ताकि इनके साथ ना कि मिक्सअप ना हो जाएं। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 हमारे पास ना निकला है। इनके भी हमने ना कि ये लिख देने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये इस तरीके से लिख दिया। अब लिखने के बाद हम ना कि इस पे आते हैं। इसके भी हमने उसी तरीके से ना कि 6 1 2 3 4 5 और ये 6 ये इसी तरीके से हमने निकाल लेने। इसको हम मसलन के पहले तीर लगा लें इस तरीके से और इनके ना कि ये लिखें 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। तो ये इस तरीके से आपने ना कि इसके भी 6 तक ना सारी गिनती लिख देनी। तो ये इस तरीके से इसका जो ना कि हमारे पास शजरी खाका था ना वो बन गया है। अब शजरी खाका बनाने के बाद इसकी हम ना कि सैम्पल स्पेस जो है वो बना देते हैं। चलिए सैम्पल स्पेस को भी ना कि मैं यहाँ पे ना कि बना देता हूँ। नीचे फिर ना कि मेरे पास ना जगह थोड़ी सी कम होगी तो मैं यहाँ पे इसकी ना कि सैम्पल स्पेस भी बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं ना कि सैम्पल स्पेस यहाँ पे बना रहा हूँ। तो इसकी सैम्पल स्पेस वैसे आपने ना कि नीचे बना देनी है। तो सैम्पल स्पेस को हम ना कि एस से ज़ाहिर करते हैं और ये हमारे पास ना कि सारे कम्बिनेशन हमने लिखते जाना है। यानी कि 1 के साथ पहले इन सब को मिला के लिख दें। 1 के साथ पहले 1 मिलेगा इस तरीके से, फिर आप लोग देखें 1 के साथ 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, 4 फिर 5 फिर 6। इन सब को ना कि आप लोग मिला के यहाँ पे लिखते जाएँ। ये इस तरीके से आपने लिख दिया। ये 3 तक लिखा गया। आगे आप लोग 4, उसके बाद देखेंगे तो 5, उसके बाद देखेंगे तो 6। यानी कि ये आपने 1 के साथ सारे जो कम्बिनेशन थे वो मिला के लिख दिए। अब इसी तरीके से 2 के साथ 1 2 3 4 5 6 मिला के लिख दें कि ये सबसे पहले 2 के साथ 1, उसके बाद 2 के साथ 2, उसके बाद 2 के साथ 3, उसके बाद अगर आप लोग देखें 2 के साथ लिख देंगे आप लोग मिला के 2 के साथ 4, उसके बाद 2 के साथ 5, उसके बाद देखेंगे 2 के साथ 6। ये इस तरीके से मिला के लिख देंगे। नेक्स्ट फिर 3 के साथ यही काम आपने करना है कि 3 के साथ 1, उसके बाद 3 के साथ 2, उसके बाद 3 के साथ 3 और उससे आगे चलेंगे तो 3 के साथ 4, मज़ीद चलेंगे 3 के साथ 5 और एंड पे हमने 3 के साथ 6 भी मिला देना। इस तरीके से ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बनती जा रही है। अब 4 के साथ भी सारे कम्बिनेशन मिला के लिख देने। 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, ये इस तरीके से। उसके बाद है जी 4 के साथ 4, उसके बाद है जी 4 के साथ 5 और लास्ट में 4 के साथ 6। ये सारे कम्बिनेशन आपने मिला के लिख दिए। इसके बाद 5 के साथ इन सब को ना कि मिला के लिख देना है। यानी कि 5 के साथ पहले 1 आएगा, फिर 5 के साथ 2 आएगा, फिर 5 के साथ 3 आएगा, उससे आगे चलें तो 5 के साथ 4 आ जाएगा, उससे आगे चलें 5 के साथ 5 और एंड पे 5 के साथ 6। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब 6 के साथ सबको मिला के लिख देना है। तो आप लोग देखेंगे 6 के साथ 1 आ जाएगा, 6 के साथ 2 आ जाएगा, उसके बाद 6 के साथ 3 आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे फिर 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। ये इस तरीके से आप लोगों के पास उसका शजरी खाका भी बन गया, उसकी सैम्पल स्पेस भी बन गई। आपने नीचे ना कि लाइनों में ना कि सीधी 2-3 लाइनों में ये बन जाएगी सारी सैम्पल स्पेस आपने नीचे बना देनी। यहाँ पे चूंकि जगह थोड़ी थी मैंने इसलिए यहाँ पे बिल्कुल उसके सामने बना दी है। तो इस सवाल का जो पहला जुज़ था ना वो हमारे पास हल हो गया है। अब हम ना किसके दूसरे जुज़ की तरफ चलेंगे। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो इसमें वो कहता है कि अब आपने इम्कानी खाका के जरिए ना कि सैम्पल स्पेस बनानी है। तो उसके लिए ना आपने इस तरह से ये टेबल 7x7 का बना लेना, यानी कि साथ ही आप लोगों के पास कतारें हों और साथ ही आप लोगों के पास कॉलम हो। तो इस तरह से ये टेबल आपने बना लेना है। बनाने के बाद ये जो पहला इसका खाना है ना यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, क्योंकि हम इसके 2 डाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट लिख दें और यहाँ पे सेकंड लिख दें। इसका मतलब ये हमारे पास पहला डाइस है। तो पहले डाइस में अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल 6 नंबर होते हैं। तो यहाँ पे आपने 6 नंबर इस तरह से लिख देने हैं। दूसरा डाइस ये वाला है हमारे पास, इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे टोटल 6 नंबर्स हैं। तो इधर भी आपने इस तरीके से 6 नंबर्स ही लिख देने हैं। तो ये इस तरीके से आपने दूसरे डाइस के भी नंबर से लिख दिए हैं। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट जो आप लोगों का काम है तो वो ये है कि इस 1 को लेना है, इन सब के साथ ना कि मिला के लिख देना, क्योंकि 2 डाइस इकट्ठे फेंके गए हैं ना। अब अगर 2 डाइस इकट्ठे फेंके गए हैं तो उसमें कभी हमारे पास 1 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी आप लोगों के पास 3 आएगा, इसमें फादर पर 6 आएगा। इस तरह से कि 2-2 के कम्बिनेशन से हमारे पास नंबर्स
आते जाएंगे। तो अब इनको ना कि हम कम्बिनेशन जो बनेंगे उनको यहाँ पे ना कि बना के लिखते जाते हैं। सबसे पहले इस 1 को लेते हैं, हम इस 1 को इन सब के साथ ना मिला के लिख देते हैं। यानी 1 को हमने 1 के साथ मिला के लिख दिया, उसके बाद 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, उसके बाद 1 को 5 के साथ और 1 को 6 के साथ। ये इस तरीके से आपने लिख दिया। उसके बाद इस 2 को लेना है, इन सब के साथ ना मिला के लिख देना है। 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ और 2 को 6 के साथ। अब इसी तरीके से आपने इस 3 को लेना है, सब के साथ मिला के लिख देना है 1 2 3 6 सब के साथ। तो 3 को 1 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, आगे देखें तो 3 को हमने 3 के साथ, उससे आगे देखें 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ और 3 को 6 के साथ। इस तरीके से नेक्स्ट हमने 4 को सबके साथ मिला के लिख देना है। यानी कि 4 को 1 के साथ, उससे आगे देखें 4 को 2 के साथ, उसके बाद 4 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ और एंड पे 4 को 6 के साथ। इस तरीके से नेक्स्ट हमने 5 को सबके साथ मिला के लिख देना है। यानी 5 को 1 के साथ, 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ, उसके बाद 5 को 4 के साथ, 5 को 5 के साथ और 5 को 6 के साथ। इस तरीके से अब इसी तरीके से हमने 6 को सबके साथ ना मिला के लिख देना है। तो यानी कि 6 को हमने 1 के साथ, 6 को 2 के साथ, 6 को 3 के साथ, 6 को 4 के साथ, 6 को 5 के साथ और 6 को 6 के साथ। तो ये इस तरीके से आप लोगों का 2 डाइस का जो इम्कानी खाका था ना वो बन गया है। इससे अगर आपने सैम्पल स्पेस बनानी है तो इन सब कम्बिनेशन को जैसे हमने शजरी खाका में मिला के लिखा था ना उसी तरीके से ना कि मिला के लिख देंगे एक साइड से, तो वो आप लोगों के पास इसकी सैम्पल स्पेस बन जाएगी। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास वो कहता है कि 10 झैल हासिल करने का एहतमाल मालूम करें। यानी कि नीचे मुख्तलिफ हमारे पास ने किस सवाल दिए हैं, वो कहता है कि इनका आपने एहतमाल मालूम करना है। तो एहतमाल का जो ये जो फार्मूला है जो मैंने शुरू में आपको बताया था वो हमारे पास बराबर होता है P इंटू ए बराबर N इंटू ए बटा N इंटू एस। यहाँ से हमें N इंटू ए और N इंटू एस दोनों चाहिए। तो N इंटू एस के लिए हमें सैम्पल स्पेस बनानी पड़ेगी। तो सैम्पल स्पेस हम ना कि ये ऑलरेडी बना चुके हैं, तो अब हमें ना कि दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से फिर ना कि फिर हम N इंटू एस निकाल लेते हैं। इन सब को अगर आप लोग गिनेंगे टोटल 36 कम्बिनेशन बनेंगे। यानी कि आपके पास जो N इंटू एस है वो 36 आ गया है और ये सारे सवालों के लिए यही चलेगी 36 ही। अब नेक्स्ट अगला जो काम है वो हमारे पास ए मालूम करने का है। तो यहाँ पे ना कि मैं लिखता हूँ कि ए या इस सवाल का मेरे पास क्या बनेगा। अब ये ए हर सवाल का मुख्तलिफ बनेगा। N इंटू एस हमारे पास सारे सवालों का ना एक जैसा रहेगा क्योंकि सारे सवालों में ही उसने 2 डाइस फेंके हैं। वो कहता है कि दोनों डाइस पर एक ही अदद हो। यहाँ से मैं अगर देखूँ ना कि दोनों डाइस पर एक ही अदद मेरे पास कहाँ कहाँ पे आ सकता है, तो अगर आप लोग देखें ये 1 और 1, ये इस डाइस पर एक अदद यानी कि एक कम्बिनेशन ये बन जाएगा। उसके अलावा इधर से कोई भी नहीं है, इधर से ये 2 और 2 वाला यानी कि दोनों पर 2 2 है ये बन जाएगा। इस तरह 3 3 वाला, 4 4 वाला, 5 5 वाला और 6 6 वाला, यानी कि दोनों डाइस पर। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे मेरी बात समझे ना, अगर आप लोगों के पास ना कि पहला डाइस है उसको फेंक के 1 आए तो दूसरे पे भी 1 आना चाहिए। इस पे अगर 3 आया तो इस पे भी आप लोगों का 3 आना चाहिए। इस तरह से हमने ना कि ये कम्बिनेशन ढूंढ लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 6 कम्बिनेशन बनते हैं। तो इनको अब हमने ए में लिख देना है। यानी कि पहला कम्बिनेशन आपके पास 1 व 1 बन जाता है, दूसरा बन जाता है 2 व 2, उससे आगे चलें तो आपके पास 3 व 3 बन जाते हैं, उससे आगे चलें तो आपके पास 4 व 4, उससे आगे चलें तो आपके पास 5 व 5 बन जाते हैं और उससे आगे चलें तो 6 व 6। यानी कि ये 6 कम्बिनेशन हैं जिनमें ना कि आप लोगों के पास दोनों डाइस पर एक जैसे नंबर्स आ सकते हैं। अब इनका ना कि हम एहतमाल मालूम कर देते हैं। तो एहतमाल मालूम करने का फार्मूला है, बल्कि इसका N इंटू ए हम निकाल लें। N इंटू ए अगर आप लोग देखेंगे तो ये 6 कम्बिनेशन है, तो हमारे पास टोटल 6 N इंटू ए बन जाएगा। अब N इंटू ए भी हमारे पास आ गया, N इंटू एस भी आ गया। तो अब हम आसानी से एहतमाल मालूम कर सकते हैं, यानी P इंटू ए, उसका फिर हमारे पास फार्मूला बनेगा N इंटू ए और बटे में हमारे पास है जी N इंटू एस। अब इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। N इंटू ए की देखेंगे तो वो 6 है, N इंटू एस की देखेंगे तो वो 36 है। तो 6/36 ये है हमारे पास। इसको ना हम काट के देख लेते हैं, कैलकुलेटर पर कटते हैं तो काट के लाजमी आंसर लिखना है। 6 लिखें, ये बटे वाला साइन,
ये जो शिफ्ट के नीचे तीसरा ए बी बटा सी वाला और बटे में 36 लिखेंगे, इक्वल करेंगे तो 1/6 आपका आंसर आ जाता है। यानी इसका जो जवाब है वो हमारे पास 1/6 आ गया है। ये पहला सवाल हमारे पास इसका हल हो गया है, यानी तीसरे जुज का भी पहला हमारे पास जुज हल हो गया है। अब हम चलते हैं इसी के अगले जुज की तरफ। अगले जुज में अगर आप लोग देखें तो वो कहता है कि इनका हासिल ज़रब एक मुफरद अदद हो। अब हमारे पास जो हमने ना कि मालूम करना था ना कि जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि n × s वो तो हमारे पास सेम रहेगा सबके लिए। अब इसका ना कि हमने a मालूम करना है, यानी कि वो कहता है कि आप लोग इनको ज़रब दें, यानी कि दोनों कम्बिनेशन को ज़रब दें और वो एक मुफरद अदद आना चाहिए। अब मुफरद अदद हमारे पास कौन सा होता है, तो मुफरद अदद हमारे पास एक ऐसा नंबर निकलेगा जो अपने आप के अलावा ना किसी और पर डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब हमने इस तरह के कम्बिनेशन ढूंढने हैं। उसमें आप लोग देखें 1 और 1 को अगर आप लोग ज़रब दें तो 1 आता है, 1 हमारे पास मुफरद अदद नहीं होता है। 1 और 2 को अगर आप लोग ज़रब दें तो ये आप लोगों पर 2 आता है, तो 2 हमारे पास एक मुफरद अदद होता है। 1 और 3 ये एक मुफरद अदद होता है। 4 मुफरद अदद नहीं होता, 5 होता है, 5 को 1 से ज़रब दें। यानी इस तरह से हमने ज़रब दे के यहाँ से निकालने हैं। तो ये मेरे पास ना कि ये सबसे पहले निकल आएगा 1 और 2, यानी इन दोनों को मैं ज़रब दूँ तो मेरे पास ये मुफरद अदद निकलता है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर निकल आएगा दूसरे नंबर पर 1 व 3, यानी कि 3 भी जो है ना कि ये मेरे पास एक मुफरद अदद ही होता है। उससे आगे चलें तो मेरे पास 1 व 5, यानी कि 5 को 1 से ज़रब दें तो 5 1 5 आएगा। 5 भी हमारे पास मुफरद अदद होता है क्योंकि ये किसी और पर नहीं जाता। 6 को 1 से ज़रब दें तो 6 आ जाता है, तो 6 मुफरद अदद नहीं होता क्योंकि वो 2 पर चला जाता है। उसके बाद एक और कम्बिनेशन 2 व 1, ये भी मुफरद अदद है, 2 इसका जवाब आता है। 2 व 2 नहीं आएगा, 2 व 3 भी नहीं आएगा, 2 व 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा। आगे 3 वाले पे चलें, 3 व 1 ये हमारे पास एक आ सकता है, 3 व 1 जो है यानी इसका जवाब 3 आएगा। उसके बाद 3 व 2 भी नहीं आ सकता, 3 व 3 भी नहीं, 3 व 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं। आगे ना कि 4 वाले में अगर आप लोग देखें 4 वाली लाइन में कोई भी नहीं आएगा। 5 वाले में अगर आप लोग देखें तो 5 व 1 जो है ना कि ये आपके पास आ सकता है क्योंकि ये मुफरद अदद होता है। अब 5 व 2 देखें तो वो 10 आ जाता है, तो 10 2 पे भी चला जाता है। यानी कि ऐसा नंबर हम नहीं ले सकते जो किसी और पर भी पूरा न कि तकसीम हो जाए। अब इस पूरी ना कि आप लोग ना कि टेबल में से देखें ना और आपको कोई भी नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल मैं ना कि 6 व 5 को देता हूँ तो 6 5 मेरे पास 30 हो जाता है। 30 को मैं देखूँ वो 2 पर भी चला जाता है, वो 5 पर भी चला जाता है। तो इस तरह के मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो अपने आप के अलावा किसी और पर डिवाइड ना हो। तो बस मेरे पास इतने के ही कम्बिनेशन बनते थे जो मुझे ना कि हासिल ज़रब के बाद सिर्फ एक मुफरद अदद देते हैं। अब नेक्स्ट इसका फिर n × a निकाल लें, तो n × a इसका जो निकलेगा वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, यानी इसका भी हमारे पास ना कि 6 निकल आया है। अब निकल आया 6 तो इसके ना कि हम सबसे पहले फिर इसका एहतमाल का जो फार्मूला है वो लिख दें। p × a जो हमारे पास बराबर होता है n × a और बटे में होता है जी n × s। ये इस तरीके से हमने लिख देना है। अब इनकी ना यहाँ पे हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो कीमत देखिए n × a की 6 है और n × s की तो वो 36 है। ये तो सब के लिए यही चलेगी। 6/36 इसका आप लोग कैलकुलेटर से काट के जवाब लिख सकते हैं। 6/36 इक्वल करेंगे तो 1/6 इसका जवाब आ जाता है। यहाँ पे आप लोग लिख दें कि 1/6 आपका इस सवाल का आंसर आ गया है। अब चलते हैं इसी सवाल के तीसरे जुज़ की तरफ। तो अगर तीसरे जुज़ में देखें तो वो कहता है कि मजमूआ एक जुफ्त अदद हो, यानी कि आप लोग उन दोनों कम्बिनेशन को जमा करें और जमा करने के बाद आपका जो जवाब आना चाहिए ना वो एक जुफ्त अदद हो। यानी कि ये यहाँ पे मैं आपके सामने रखता हूँ तो इनको ना कि मैं देखता हूँ जुफ्त होता है जो हमारे पास ना कि 2 पर पूरा तकसीम हो जाए, यानी कि इनको आपने जमा करना है। जैसे 1 और 1 को मैं जमा करूँ 2 जवाब आता है, तो 2 मेरे पास ना कि 2 पे चला जाता है, तो ये मेरे पास कम्बिनेशन काबिल कबूल है। 1 और 2 ये मेरे पास 3 बन जाएगा, 3 2 पर नहीं जाता, तो ये कम्बिनेशन मैं नहीं ले सकता। तो इस तरीके से मैंने वो सारे कम्बिनेशन ढूंढने हैं जिनको मैं जमा करूँ वो जुफ्त अदद बन जाए। तो चलें मैं वो सारे कम्बिनेशन ढूंढ के यहाँ पर लिखता जाता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ना कि क्योंकि ये हम a मालूम कर रहे हैं तो सबसे पहला ही हमारे पास ना कि 1 व 1 आ जाता है। 1 व 2 हम नहीं लिख सकते, 1 व 3 आ जाएगा,
उसके बाद 1/4 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 5 आ जाएगा। 1/6 हम ना लिख सकते हैं इस तरीके से। उससे आगे चलें, हम 2/1 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 3 के बराबर हो जाता है, तो 2/2 लिख सकते हैं। उसके बाद 2/4 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो 2/6 लिख सकते हैं इस तरीके से। उससे आगे चलें तो हमारे पास ना कि 3 वाला लाइन शुरू होगी, तो 3/1 हम लिख सकते हैं। 3/2 लिखेंगे तो 5 वो नहीं लिख सकते। 3 आगे हम ना कि 3 लिख सकते हैं। उसके बाद हम ना कि 3 यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 3 आप लोग ना कि 5 लिख सकते हैं। 3/5 6 लिखेंगे तो वो आप लोगों के पास 6 और 3 9 हो जाएगा, वो जुफ्त नहीं होता है। अब 4 वाली लाइन में चलें तो वो 4/2 लिख सकते हैं। उससे आगे चलें 4/4 लिख सकते हैं। उससे अभी आगे चलें तो आप लोग 4/6 लिख सकते हैं। अब ना कि आगे हम ना कि 5 वाली लाइन में चलते हैं, तो 5 वाली लाइन में अगर आप लोग देखें तो आप लोग 5/1 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आगे देखेंगे तो 5 आप लोग 3 लिख सकते हैं। उसके आगे देखें तो आप लोग फिर ना कि 5 आगे 5/5 लिख सकते हैं। ये वाले हमारे पास ना कि जुफ्त के कम्बिनेशन। आगे 6 वाली लाइन में चलते हैं, तो 6 वाली लाइन में आप लोग ना सबसे पहले 6/2 लिख सकते हैं। उसके बाद देखें तो 6/4 लिख सकते हैं। उससे आगे देखें तो 6/6 लिख सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ हमारे पास ऐसे कम्बिनेशन हैं जिनको ना कि हम जमा करें तो वो एक जुफ्त अदद देते हैं। तो ये हमने सारे कम्बिनेशन लिख लिए हैं। अब लिखने के बाद हमने n × a निकालना होता है। यहाँ से फिर ना कि हम n × a निकाल लेते हैं। तो वो ना कि हम इन सबको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि n × a हमारे पास 18 बन गया है। अब हम ना अपना एहतमाल निकालते हैं। तो एहतमाल का फार्मूला है p × a बराबर होता है n × a और बटे में है जी n × s। अब यहाँ पे इनकी ना कि कीमतें दर्ज कर देते हैं। n × a की कीमत देखें तो वो 18 है। n × s की कीमत जो हमने शुरू में मालूम कर ली थी वो 36 है। अब इन दोनों को ना कि हम काट के लिख देते हैं। उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 18 उसके बाद ये बटे वाला साइन और 36 इक्वल करेंगे तो 1/2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपने 1/2 लिख देना है इस तरीके से। अब देखें भाई इसी का लास्ट जो जूज़ है वो कहता है कि मजमूआ 13 हो, यानी कि आपने ऐसा कम्बिनेशन ढूंढना है जिनको आप लोग ना कि जमा करें और जवाब ना कि एक मसलन कि आप लोगों के पास 13 आ जाए। तो चले मैं ना कि इस तरह का कोई ना कि कम्बिनेशन फिर ढूंढता हूँ। तो उसके लिए इसको मैं ना कि अपने सामने रखता हूँ और रखने के बाद ना कि मैं देखता हूँ कोई सा ऐसे मेरे पास कम्बिनेशन मिल जाए जिसका मजमूआ 13 हो। मैं 1 और 1 को देखूँ तो ये 2 बनता है, 6 और 1 को देखूँ तो ये 7 बनता है। इसी तरह से मैं ना कि सबसे बड़े कम्बिनेशन 6 और 6 को देखूँ तो इनको भी जमा करूँ तो मेरे पास ना कि 12 बनता है। यानी कि मेरे पास कोई भी ऐसा कम्बिनेशन नहीं मिलेगा जो जिसको ना कि उन दोनों को डाइस के दोनों ना के नंबर्स को मैं जमा करूँ वो 13 बन जाए। यानी कि हमारे पास जो a है ना वो हमारे पास ना कि 0 बनता है। तो n × a फिर जो हमारे पास आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। यानी कि a इसमें हमारे पास बन ही नहीं रहा। अगर बन ही नहीं रहा तो n × a हमारे पास 0 आ गया। इसका फिर ना कि हम एहतमाल का फार्मूला लिख देते हैं। वो हमारे पास होता है n × a बटे में होता है n × s। n × a की कीमत देखें तो वो 0 है। n × s की देखें वो 36 है। 0 को जब हम 36 पे तकसीम करेंगे हमारा जवाब 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसके सारे जो जुज़ थे वो हल कर लिए हैं। मश्क नंबर 12.1 का अगर हम 7वां सवाल देखें तो कहता है कि 3 गैर जानबदार सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, तो आपने दर्ज झैल हासिल करने का एहतमाल मालूम करना है। यानी कि नीचे ये मुख्तलिफ हमें ना कि 6 सवाल दिए हैं, इनका हमने एहतमाल मालूम करना है। अब जब हम ना कि किसी भी चीज़ का एहतमाल मालूम करने जाते हैं तो सबसे पहला जो हमारा काम है ना कि हम अपना जो एहतमाल का फार्मूला है उसको ना कि सामने रखते हैं कि हमारे पास p × a वो बराबर होता है n × a बटा n × s। यानी कि सबसे पहले हमने सैम्पल स्पेस बनानी है। तो इसकी भी क्योंकि ये 3 सिक्के हैं तो 3 सिक्कों की सैम्पल स्पेस हम पहले ही बना चुके हैं, लेकिन दोबारा फिर ना कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब 3 सिक्के हैं तो पहले सिक्के में हेड और टेल होगा, दूसरे में भी हमारे पास हेड और टेल और तीसरे में भी हेड और टेल। यानी कि तीनों सिक्कों में हमारे पास अलग-अलग से हेड और टेल हैं। अब इनकी जो सैम्पल स्पेस बनेगी ना वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। उसे हम एस से ज़ाहिर करेंगे। इस इधर आप लोग लिख भी सकते हैं कि सैम्पल स्पेस आप लोग बनाने जा रहे हैं। और
नेक्स्ट अब देखें भाई, सबसे पहले ना कि हम ये करते हैं कि इन तीनों हेड्स को ना कि मिला के लिख देते हैं, यानी कि हमने तीनों सिक्के उछाले तो हमारे पास क्या हुआ कि तीनों हेड्स आ गए। तो हम ना यहाँ पे लिख देते हैं कि हेड हेड और हेड। दूसरे नंबर पर हमारे पास ये हो सकता है कि हम तीनों सिक्के उछालें और तीनों टेल्स आ जाएं। यहाँ पे मैं ना कि इसकी बना के लिख देता हूँ कि टेल टेल टेल। अब हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली लाइन लेते हैं और उसमें से एक एक हेड को ख़त्म करके ना कि हम इसकी ना के कम्बिनेशन बनाते जाते हैं। यानी कि ये देखें भाई, ऊपर वाली लाइन के हिसाब से मैं कहता हूँ कि इस सिक्के का हेड नहीं आया, तो अगर वो हेड नहीं आया तो फिर उसका टेल आ जाएगा। टेल आ गया तो बाकी दोनों का हमारे पास ना कि हेड आ गया। तो ये मेरे पास एक कम्बिनेशन बन गया टेल हेड हेड। दूसरे नंबर पर मैं कहता हूँ कि इस सिक्के का ना, अब ये जो सिक्का था इसका ना कि मेरे पास ना कि हेड नहीं आया, इसका हेड आ गया, इसका फिर टेल और ये फिर हेड। यानी कि हम ऊपर वाली लाइन में ना कि सारा काम अभी कर रहे हैं। अब आगे चलते तो मैं कहता हूँ कि इसका हेड नहीं आया, तो ये दोनों हेड आ गए और ये टेल आ गया। हमारे पास कम्बिनेशन बन गया हेड हेड टेल, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे वाली लाइन पे। नीचे वाली लाइन में हम कहते हैं कि ये टेल नहीं आया तो इसका फिर हेड आ जाएगा और बाकी दोनों हमारे पास टेल आ जाएंगे, यानी हेड टेल टेल, इस तरीके से। नेक्स्ट भी हम ये देखते हैं कि इसका ना कि टेल नहीं आया, तो ये टेल हेड टेल, ये हमारे पास एक नया कम्बिनेशन बन जाएगा टेल हेड टेल। उससे आगे चले तो हम कहते हैं कि इसका टेल नहीं आया, तो हमारे पास क्या है कि टेल टेल हेड, ये एक नया कम्बिनेशन बन जाएगा टेल टेल और हेड। ये इस तरीके से आपने ये सारे कम्बिनेशन बना के लिख लेने हैं। अब ये सारे कम्बिनेशन बना के लिखने के बाद एहतमाल का जो हमारे पास फार्मूला होता है उसके मुताबिक आप लोग n इंटू एस निकाल लेंगे, यानी कि आपने इन सब की काउंटिंग करनी है और देखना है कि ये हमारे पास ना n इंटू एस कितना है। तो ये अगर आप लोग काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि n इंटू एस हमारे पास 8 आ गया है। अब ये जो n इंटू एस है इन सारे सवालों के लिए ना कि रहेगा। अब ना कि होता ये है कि पेपर में ना कि ये शार्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाते हैं, तो वो ना कि इस तरह करेगा कि ऊपर वाली स्टेटमेंट तो देगा लेकिन इन सब में से ना कोई एक सवाल ना कि वो पूछेगा। तो इसलिए कि आपको बार बार ना कि ये जो है ना कि सैम्पल स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, भाई एक ही दफ़ा बना लें। अगर आपसे वो ये पूछेगा तो जाहिर बात है कि पहले आप तो सैम्पल स्पेस बनाएंगे, फिर इसका ए निकालेंगे। फिर ये पूछेगा तो इसके लिए भी आपने पहले सैंपल स्पेस बनानी, फिर ए निकालना है। तो सैंपल स्पेस तो हमारी सब के लिए एक जैसी रहेगी, तो ये हमने बना ली है। आप लोग जस्ट याद रखें कि n इंटू एस हमारे पास 8 निकला है। अब हम चलते हैं सवाल सॉल्व करने की तरफ। तो अगर हम ना कि पहला ही सवाल देखें तो इसमें कहता है कि तमाम टेल, आपने अब एहतमाल मालूम करना है उसका जिसमें सारे टेल आएंगे। तो मैं अपना यहाँ पे ए अगर ना कि निकालूं जिसमें सारे टेल आते हैं, तो वो मैं देखता हूँ कि अगर इन सारे कम्बिनेशन में देखें सिर्फ एक ही कम्बिनेशन ऐसा है जिसमें हमारे पास ना कि सारे ही टेल आते हैं। तो यानी कि ये हमारे पास आ गया ए, और इसका अगर n इंटू ए बनाएंगे तो वो हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कम्बिनेशन आया है। अब अगर ये 1 के बराबर आता है तो एहतमाल का हम फार्मूला लिखते हैं, वो होता है कि p इंटू ए बराबर होता है n इंटू ए बटे में n इंटू एस। अब n इंटू ए यहाँ से हमने निकाला वो 1 के बराबर है, n इंटू एस हमारे पास ना कि ऑलरेडी जो ना कि ये हमने निकाला हुआ वो 8 के बराबर है, और इसने सब के लिए हमारे पास ना कि 8 के बराबर ही चलना है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। अब देखते हैं कि 1/8 को आप लोग काट के देख लें कटता है या नहीं। आप लोग करेंगे सिंपल 1, उसके बाद ये ABC वाला साइन इसको दबाएं और 8 लिखेंगे, जवाब देखिए 1/8 ही आता है, यानी कि ये मज़ीद कटता नहीं है। बस यही इसका आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं इसी सवाल के दूसरे जुज़ की तरफ। तो दूसरे जुज़ में अगर आप लोग देखें तो वो कहता है कि कम अज़ कम एक हेड हो, यानी कि कम अज़ कम एक हेड का मतलब ये है कि एक हेड तो लाजमी हो, एक हेड से न कि ज़्यादा कुछ भी आ सकता है। तो चलें इसको ना कि मैं हल करता हूँ और आप लोगों को ना कि चूँकि हमने ए बनाना है उसके फार्मूला लगाने के लिए, तो वो कहता है कि कम अज़ कम ना कि एक हेड तो लाजमी हो, एक से ज़्यादा हेड जितने मर्जी हो जाएं उसकी लिमिट उसने नहीं लगाई। तो हम देखें तो अगर आप लोग ये सारे कम्बिनेशन देखें ना,
इसमें कोई भी हेड नहीं है। बाकी सब में देखें ना, इसमें 3 हेड हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। यानी कि बाकी 7 जो कम्बिनेशन हमारे पास बचते हैं उन सब में कम से कम 1 हेड तो लाजमी है। कम से कम 1 हेड से मुराद यही है कि 1 हेड हो, और 1 से ज़्यादा चाहे 2 हो जाएं चाहे 3 हो जाएं, उसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन 1 लाजमी होना चाहिए। तो यानी कि इसके अलावा बाकी सारे कम्बिनेशन इसके यहाँ पे हमारे पास ए में आ जाएंगे। तो चलिए इन सारे कम्बिनेशन को हम फिर यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारे पास ना कि ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये सबसे पहले तो हेड वाला ये सारा आ जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग देखें ये टेल वाला, ये वाला हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें तो एक भी हेड नहीं है। उससे अगला जो टेल हेड है ये वाला आ जाएगा। उससे अगला देखेंगे तो हेड टेल हेड ये भी आ जाएगा। उससे अगला मसलन के सिर्फ इसको छोड़ के हमने बाकी सारे लिख देने हैं। तो ये आपने इस तरीके से सारे लिख देने हैं। उसके बाद ये वाला HTT, और उसके बाद आगे देखें THT, और उसके बाद आगे देखेंगे तो TTH, यानी कि ये बाकी सारे ही आप लोगों के पास आ जाएंगे। अब इनका ना कि n इंटू ए अगर हम निकालें तो वो हमारे पास निकल आएगा। इनकी ना आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं n इंटू ए के लिए। तो काउंटिंग करते हैं तो एक सिर्फ हमारे पास निकला था, बाकी 7 बच जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 हमारे पास ना कि इसका n इंटू ए आ गया है। अब चूंकि हमने इसका एहतमाल निकालना है तो आप लोग p इंटू ए लिखें। अब ना यहाँ पे आप लोग ये चीज़ याद रख लें कि पिछले सवाल में भी हमने a लिखा था। अगर आप लोग अपना कोई भी ना खुलासा वगैरह फॉलो करेंगे ना तो उसमें ना इसको b, अगले को c, अगले को d, मैं ना कि a इसलिए लिख रहा हूँ कि वो सवाल में तो उसने एक ही पूछना है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक से ज़्यादा पूछ ले तो आप लोग इसको b बना सकते हैं। अब अगर आप लोग इसको b बनाएंगे तो आपका फार्मूला बस ना कितना का बन जाएगा, p इंटू बी बराबर हो जाएगा n इंटू बी बटा n इंटू एस। तो मैं जस्ट आसानी के लिए ना आप लोगों को सबका a ही लेके चल रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा p इंटू ए बराबर है जी n इंटू ए, और बटे में हो जाएगा n इंटू एस। अब इनकी ना कि हम कीमतें पुट कर देते हैं। n इंटू ए अगर आप लोग देखें तो आपके पास 7 है, और n इंटू एस जो हमने शुरू में निकाल लिया था वो हमारे पास 8 है। अब इसको ना कि काट के देख लेते हैं कटता है या फिर नहीं। उसके लिए आप लोग कैलकुलेटर लें, 7 लिखें, उसके बाद ये ABC वाला साइन दबाएं और 8 लिखेंगे, इक्वल दबाएंगे तो आंसर 7 बटा 8 ही आ जाएगा। यानी कि यही बस इसका आंसर आ गया है, इससे आगे मज़ीद ये कटता नहीं है। तो चलें आगे चलते हैं हमारे पास ना इसी का जो तीसरा जुज़ है उसकी तरफ। तो उसमें वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास ना कि 2 टेल आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आएंगे। अब ना कि हम पहले पढ़ के आए हैं कम अज़ कम में हमने ये देखना होता था कि मसलन के फॉर एग्जाम्पल जैसे पीछे वाले सवाल में उसने कम अज़ कम 1 हेड की बात की थी, तो उसका मतलब ये होता था कि 1 हेड तो लाजमी हो, उसके अलावा मसलन 1 से ज़्यादा जितने मर्जी हो जाएं। यहाँ पे उसने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों के पास 2 के अलावा मसलन के 3 टेल नहीं आ सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आ सकते हैं। 2 टेल से कम हो सकता है, मसलन 0 टेल भी हो सकता है, उसमें आप लोगों के पास 1 टेल भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 टेल आपके पास नहीं आएगा। अगर 3 टेल नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कम्बिनेशन है वो फिर हमारे पास नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो 2 टेल की जब वो बात कर रहा है। तो चलें बाकी जो सारे बच गए हैं, बाकी 7 के 7 आ सकते हैं। इसमें देखें कोई हमारे पास ना कि टेल नहीं है, तो ये हमारे पास इसमें सेटिस्फाई होती है कंडीशन। इसमें देखें 1 टेल है, ठीक है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, सिर्फ इसमें 3 थी, यानी कि 2 से ज़्यादा थी। जो 2 से ज़्यादा है वो हमने नहीं लेनी। कम अज़ कम में ये होता है कि उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा से ये मुराद है कि उससे कम हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। चले इस टेल के अलावा बाकी सारे हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास ना कि तकरीबन जैसे हमारा पिछला सवाल था ना बिल्कुल उसी तरह का ना कि बन जाएगा। ये आपने फिर सारे कम्बिनेशन ना कि लिख लेने इस टेल के अलावा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आपने बस जहाँ से देख के सारे लिख देने हैं, और लिखने के बाद हमारे पास ये HTT आगे, उसके बाद THT, उससे आगे देखें कि TTH, ये इस तरीके से। अब इसकी ना कि हमने n इंटू ए निकाल लेनी है। n इंटू ए अगर आप लोग देखेंगे तो ये इनको ना कि काउंट कर लें तो टोटल हमारे पास ये बनते हैं 7।
n इंटू ए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आ जाती है। अब ना कि हम अपना फार्मूला जो है एहतमाल वाला वो लगाते हैं, p इंटू ए वो बराबर होता है n इंटू ए बटे में होता है जी n इंटू एस। अब अगर n इंटू ए देखें वो 7 के बराबर है और n इंटू एस जो है वो 8 के बराबर, वो हमने शुरू में निकाल लिया था। तो 7 और 8 को हमने पीछे भी काट के देखा तो ये कटता नहीं है, बस यही इसका फिर आंसर आ जाएगा। अब आगे चलेंगे, चौथा जो सवाल है हमारे पास है, चौथे सवाल में वो कहता है कि आप लोगों के पास 2 हेड्स होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ना उसने कम से कम की बात की है, ना ही उसने ज़्यादा से ज़्यादा की बात की है। उसने एग्जैक्ट कह दिया कि 2 हेड्स होने चाहिए, यानी कि ना 2 से ज़्यादा हो और ना ही 2 से कम हो। तो अगर 2 हेड्स की वो बात कर रहा है तो वो कम्बिनेशन हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं ए बनाने के लिए, जिसमें सिर्फ 2 हेड्स हैं। इसमें 3 है, ये नहीं आ सकता। इसमें 1 भी नहीं है, ये भी नहीं आ सकता। इसमें 1 है, बल्कि इसमें 2 हेड्स हैं, इसको हम ले सकते हैं THH को। इसको आपने ले लिया THH को। उसके आगे देखें, इसमें भी 2 हेड्स हैं HTH, इसको आपने ले लेना है। उससे आगे देखें तो आपको HHT है, इसको भी आपने ले लेना है क्योंकि इसमें भी 2 हेड्स हैं। उससे आगे देखें, इसमें सिर्फ 1 हेड है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, इनको आप नहीं ले सकते। तो इस तरीके से इस सवाल की आप लोगों के पास ए ये निकल आया है। अब ए मालूम करने के बाद हम n इंटू ए मालूम कर लेते हैं। तो n इंटू ए अगर आप लोग देखें तो ए में हमारे पास कितने कम्बिनेशन हैं, तो वो टोटल है 1 2 3। तो n इंटू ए हमारे पास ना कि 3 के बराबर आ जाएगा। अब n इंटू ए लिखने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है, हम एहतमाल का फार्मूला लिख देते हैं। वो p इंटू ए बराबर हो जाएगा n इंटू ए और बटे में हमारे पास है जी n इंटू एस। अब यहाँ पे ना कि इनकी कीमतें दर्ज कर देते हैं। n इंटू ए की कीमत देखें तो वो 3 के बराबर है और n इंटू एस की कीमत देखें तो वो हमने शुरू में निकाल ली थी, वो 8 के बराबर है। अब इनको ना कि हम काट के देख सकते हैं कि अगर ये करते हैं तो ठीक है, नहीं तो यही आंसर आ जाएगा। 3 लिखें, ए बी बटा सी वाला साइन, और 8 लिखें, इक्वल करेंगे तो 3 बटा 8 ही हमारे पास आंसर आएगा। यानी कि ये मज़ीद नहीं कटता, बस यही इसका हमारे पास फिर आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं अपने 5वें सवाल की तरफ। अगर हम 5वें सवाल में देखें तो वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स की वो बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इसको ना के सामने रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने वो कम्बिनेशन ढूंढने हैं जिसमें ना कि 2 या 2 से कम हेड्स हों, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कम से कम से मतलब ये होता है कि उससे कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हम ना कि कम्बिनेशन ढूंढ लेते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स हैं, यानी कि 3 हेड वाला हम नहीं ले सकते, बाकी हम ना कि सारे ही यहाँ पे ले सकते हैं। यानी कि कोई हेड ना हो फिर भी चलेगा, आप लोगों को 1 हेड हो वो भी चलेगा, 2 हेड हो वो भी चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा जो है ना 3 हेड नहीं चलेंगे। तो ये पहला कम्बिनेशन नहीं चलेगा, बाकी ये 7 के साथ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप फिर ना लिख देंगे इस तरह से सबको, इस तरह से आपने सबको लिख देना है। इस तरह से आगे आप लोगों के पास हेड टेल टेल आ जाएगा। उसके बाद आगे चलें टेल हेड टेल, उसके बाद चलें तो आप लोगों के पास ना ये आ जाए 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वाला ये टेल टेल हेड। ये इस तरीके से आपने ये 7 के साथ लिख दिए हैं। अब ये 7 के साथ लिखने के बाद हम ना के n इंटू, बल्कि ये ए एस नहीं है, ये हमारे पास ए बनेगा, एस तो हम ऑलरेडी ये निकाल चुके थे। तो n इंटू ए जो है वो हमारे पास बन जाएगा 7 के बराबर। अब एहतमाल का हम फार्मूला लिखते हैं, उसमें कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो एहतमाल का हमारे पास फार्मूला है p इंटू ए बराबर होगा n इंटू ए और बटे में हो जाएगा n इंटू एस। तो n इंटू ए अगर आप लोग देखें वो 7 के बराबर है, n इंटू एस देखें तो 8 के बराबर है। ये जवाब हमारे पास पहले भी आया था, इसको हमने काट के देखा तो ये कटता नहीं है, बस यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो छठा जुज है उसमें वो कहता है कि कोई हेड नहीं होना चाहिए। अब कोई हेड ना हो उसका हमने ए बनाना है, तो हम यहाँ से ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा कम्बिनेशन जिसमें कोई आप लोगों के पास हेड नहीं है। तो मेरे पास ना कि ये टेल 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 वाला जो है, यानी कि ये 3 टेल वाला, इसके अलावा मुझे कोई भी कम्बिनेशन ऐसा दिखाई नहीं देता जिसमें ना कि कोई हेड ना हो। इसमें देखिए 1 हेड है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो हमने मालूम करना है कोई हेड नहीं हो, तो सिर्फ हमारे पास ये टी 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 वाला जो है
ये वाला कम्बिनेशन बचता है जिसमें कोई हेड नहीं होता है। तो n इंटू ए अगर हम देखें इसकी तो वो हमारे पास 1 बन जाएगी। अब इसका ना कि हम फार्मूला लिखते हैं एहतमाल वाला और कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो एहतमाल का फार्मूला है जी p इंटू ए बराबर हो जाएगा n इंटू ए बटे में n इंटू एस। n इंटू ए देखेंगे तो वो 1 के बराबर है और n इंटू एस देखेंगे तो 8 के बराबर है। तो 1/8 ये मज़ीद कटता नहीं है, तो बस यही इसका आंसर आ जाएगा। मश्क नंबर 12.1 का अगर आप लोग 8वां सवाल देखें तो वो कहता है कि एक थैले में 4 सुर्ख गेंदे हैं, 5 सफ़ेद गेंदे हैं, 6 सब्ज़ गेंदे हैं और 3 स्याह गेंदे हैं। अली थैले में से बिला तरतीब एक गेंद निकालता है। आप लोग एहतमाल मालूम करें कि निकाली गई जो गेंद है वो सफ़ेद हो, सुर्ख हो, सफ़ेद ना हो और स्याह ना हो। अब अगर हम ना कि एहतमाल वाला जो फार्मूला है उसको अगर सामने रखेंगे तो हमारे पास बराबर होता है p इंटू ए बराबर n इंटू ए बटा n इंटू एस। यानी कि सबसे पहले हमने सैम्पल स्पेस बनानी होती है और सैम्पल स्पेस के बाद n इंटू एस मालूम करेंगे, फिर ही हम ना कि हर किसी का a बनाकर इस फार्मूले में n इंटू ए और n इंटू एस की कीमतें पुट कर दे जाएंगे और हमारे पास एहतमाल की कीमतें निकलती आएंगी। तो चलें, सबसे पहले जो है ना हमारा काम है वो यही है कि हम इसका s मालूम करें। अब s डायरेक्ट तो हम ना कि मालूम नहीं कर सकते, जैसे है ना कि हम पीछे करते आए हैं। यहाँ पे ना कि सिंपल हम ना कि ये लिख दें कि गेंदों की तादाद हमारे पास कितनी है, यानी टोटल जो गेंदें हैं उनकी तादाद कितनी है, उसी को ना कि हम s कह देते हैं। अब अगर आप लोग टोटल गेंदों की तादाद देखें तो 4 सुर्ख हैं, उसके बाद 5 सफ़ेद हैं, उसके बाद 6 हमारे पास सब्ज़ हैं और 3 स्याह हैं। टोटल अगर करेंगे 4 और 5 9, 9 और 6 हमारे पास 15, 15 और 3 18, यानी कि टोटल जो गेंदें हैं ना उनकी तादाद हमारे पास ना 18 आ गई है। अब n इंटू एस जो फिर हमारे पास बन जाएगा वो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो वो 18 के बराबर इस तरह से आ जाएगा। यानी कि n इंटू एस आपने निकाल लिया और ये सब के लिए सेम ही चलेगा। तो चले अब हम ना इसके सवाल फिर हल करते हैं। तो पहले ही सवाल देखें तो वह कहता है कि आपने जो एहतमाल मालूम करना है वो इस चीज़ का मालूम करना है कि सफ़ेद हो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सफ़ेद गेंदों की तादाद हमारे पास कितनी थी। अगर आप लोग देखेंगे सफ़ेद गेंदों की तादाद, ये ना कि हम ऊपर से देख के ना जस्ट सफ़ेद गेंदों की तादाद लिख देते हैं, तो वो अगर आप लोग देखें वो अब a के बराबर है। टोटल जो होता है वो हमारा s होता है, जो सवाल में पूछा होता है वो हमारे पास a के बराबर होता है। तो सफ़ेद गेंदें यहाँ से ना कि मैं ढूंढता हूँ तो वो 5 हैं, तो मैं लिख देता हूँ कि ये 5 हैं। अब हमारे पास जो n इंटू ए निकलेगा वो है जी 5 के बराबर। अब n इंटू एस हम पहले निकाल चुके हैं, n इंटू ए हमारे पास ये निकल आया है। ये दोनों चीज़ें निकालने के बाद अब हम एहतमाल वाला फार्मूला लगाते हैं और अपना जवाब निकाल लेते हैं। तो चलिए एहतमाल वाला मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ। तो ये एहतमाल का हमारे पास फार्मूला है जी p इंटू ए बराबर है जी n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। अब n इंटू ए की कीमत यहाँ पे हमने निकाली 5 है, n इंटू एस की कीमत देखें तो वो 18 है। ये सारे सवालों के लिए यही चलनी है। अब इनको ना कि हम काट के देख लेते हैं, उसके लिए कैलकुलेटर लेते हैं। 5/18 यहाँ पे लिख देते हैं, 5 लिखते हैं, ये बटे वाला साइन और 18 लिखते हैं, इक्वल करते हैं तो ये हमारे पास नहीं करता, 5/18 ही रहता है। तो इसका मतलब है इस सवाल का जवाब हमारे पास 5/18 ही आ जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरे सवाल में अगर आप लोग देखें तो वो कहता है कि सुर्ख हो। अब हम देखें कि सुर्ख जो गेंदें हैं उनकी तादाद कितनी है। तो हम अपन ना कि सुर्ख गेंदों की तादाद, ये मैंने ना कि सवाल से ही लिया है, तो उनकी तादाद है 4। यहाँ पे ना कि आप लोग लिख दें सुर्ख गेंदों की तादाद, यहाँ पे ना कि इस तरह से लिख दें कि सुर्ख गेंदों की तादाद। वो अगर आप लोग देखेंगे तो सुर्ख गेंदों की जो तादाद हमारे पास निकलेगी वो है जी a के बराबर और वो है जी 4। तो इस तरीके से आप लोगों के पास सुर्ख गेंदों की तादाद तो हमने लिख ली। अब n इंटू ए जो है वो निकला है जी 4 के बराबर। अब हम अपना एहतमाल का फार्मूला लगाते हैं और यहाँ से ना एहतमाल की कीमत निकाल लेते हैं। तो एहतमाल का फार्मूला होता है p इंटू ए बराबर है जी n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। अब इनकी ना कि कीमतें दर्ज करते हैं। n इंटू ए देखें तो वो 4 है, n इंटू एस देखें तो वो आप लोगों के पास ना 18 आता है। अब 4/18 जो है इसके ना कि हम यहाँ पे काट देते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए। आप लोग 4 लिखें, बटे वाला साइन लगाएं और 18 लिखें,
इक्वल करेंगे तो 2/9 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है कि 2/9 जो सुर्ख गेंदों का इस्तेमाल है वो हमारे पास आ गया है। अब आगे चलें तो वो कहता है कि गेंद जो है ना कि वो सफ़ेद ना हो। अब अगर सफ़ेद नहीं होगी तो यहाँ से आप लोग समझें, अगर फॉर एग्जाम्पल के वो हम ना कहते हैं कि सफ़ेद नहीं होगी तो सुर्ख हो सकती है, सब्ज़ हो सकती है, स्याह हो सकती है, मतलब सफ़ेद नहीं है तो बाकी तीनों में से तो कुछ भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे फिर ना कि हम लिख देंगे कि सफ़ेद गेंदों के अलावा जो है गेंदें वो हमारे पास कौन सी हैं। तो वो अगर यहाँ पे हम ना कि देखें सफ़ेद गेंदों के अलावा गेंदें वो ए के बराबर ही है। तो सफ़ेद 5 थी, बाकी ये 4 सुर्ख हो सकती हैं, 6 सब्ज़ हो सकती हैं, 3 स्याह हो सकती हैं। इनको अगर टोटल करें 4 और 6 10 और 3 13, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। तो इस तरीके से हमारे पास फिर जो n × a बनेगा वो है जी 13। वो यहाँ पे हम ना कि लिख लेते हैं, वो हमारे पास आ गया जी 13। अब एहतमाल का हम फार्मूला लगा देते हैं। तो एहतमाल का फार्मूला है जी P × A बराबर होगा n × A और बटे में है जी n × S। अब n × A की देखें तो वो कीमत है जी 13, n × S की कीमत देखें तो वो हमारे पास 18 है। अब इनको ना कि हम काट लेते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए। पहले आप लोग 13 लिखें, ये बटे वाला साइन लगाएं और 18 लिखें, इक्वल करेंगे तो ये कटता नहीं, ये 13/8 ही आ जाता है। तो इसका मतलब 13/18 आ सकता है, सॉरी। तो ये 13/18 जो है यही इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आगे देखेंगे तो वो कहता है कि आप लोगों के पास जो गेंदें हैं ना वो स्याह ना हो। अब अगर स्याह नहीं होंगी तो बाकी हमारे पास अगर आप लोग देखेंगे सब्ज़ हो सकती हैं, सफ़ेद हो सकती हैं और सुर्ख हो सकती हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर स्याह नहीं होंगी तो फिर हमारे पास क्या हो सकती है कि 4 सुर्ख हो सकती हैं, 5 सफ़ेद हो सकती हैं और 6 सब्ज़ हो सकती हैं। तो चलें इनको फिर हम ना कि लिख लेते हैं। हम यहाँ पे ना कि फिर लिख लेंगे स्याह गेंदों के अलावा गेंदें हमारे पास ना कि कितनी हैं, गेंदों के अलावा जो गेंदें हैं वो हमारे पास ना कि कितनी हैं। तो वो अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ए के बराबर है और वो हमारे पास ना कि अगर स्याह नहीं हैं तो हमारे पास 4 सुर्ख हो सकती हैं, 5 सफ़ेद हो सकती हैं और 6 सब्ज़ हो सकती हैं। इन सब को ना कि जमा कर लेते हैं, 5 और 4 हमारे पास 9 और 9 और 6 हमारे पास ना कि 15 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया, इसका ना कि हम n × a निकाल देते हैं। तो n × a हमारे पास 15 निकल आया। अब चूँकि हमने एहतमाल निकालना है तो यहाँ पे एहतमाल का फार्मूला लिखते हैं जो कि बराबर होता है P × a बराबर है n × a और बटे में है जी n × s। अब n × a अगर आप लोग देखें वो 15 के बराबर है और n × s देखें तो वो 18 के बराबर है। अब इन दोनों को ना कि हम कैलकुलेटर से काट लेते हैं अगर ये कटता है तो ये कैलकुलेटर लेते हैं। 15/18 आप लोग कर देंगे 15 और ये AB/C वाला जो साइन है उसके बाद 18 इक्वल करेंगे तो 5/6 इसका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि 5/6 इसका हमारे पास आंसर आ गया है। मश्क नंबर 12.1 का अगर हम 9वां सवाल देखें तो वह कहता है कि एक अदद को 1 से लेकर 15 तक के मुकम्मल अदाद के सेट में से एक अदद बिला तरतीब मुंतखब किया गया है। आपने एहतमाल मालूम करना है कि वो जो अदद मुंतखब किया है वो ताक हो, 3 का जुज़्व ज़रबी हो, 2 का मरबा हो, मुफरद अदद हो या फिर 20 हो। तो सबसे पहला जो हमारे पास काम होता है एहतमाल मालूम करने का, इस फार्मूले के मुताबिक आप लोगों ने भाई सैम्पल स्पेस मालूम करनी होती है और वहाँ से n × s निकालना है, फिर हर सवाल का a निकालना है और n × a और इसमें कीमतें पुट करेंगे तो एहतमाल निकल आएगा। अब इसके अगर हम ना कि सैम्पल स्पेस की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसकी हम ना कि सैम्पल स्पेस अगर आप लोग देखें तो वो कह रहा है कि उसने टोटल जो है ना कि 1 से लेकर ना कि 15 तक, 1 से लेकर 15 तक के अदाद में से ना कि कोई एक अदद मुंतखब किया है। तो इसकी सैम्पल स्पेस 1 से 15 तक फिर ना कि हमारे पास सारे जितने भी हिस्से हैं वो बन जाएंगे। तो आपने सिंपल यह काम करना है कि 1 से 15 तक ना कि गिनती लिख देनी है। ये हमारे पास ना कि इसकी सैम्पल स्पेस बन जाएगी। इस तरीके से आपने ना गिनती लिख देनी 1 से लेकर
15 तक। अब n इंटू एस अगर आप लोग देखेंगे तो ये 1 से 15 तक गिनती है, तो टोटल अगर आप लोग गिनेंगे भी तो वो 15 ही बनेंगे, यानी कि n इंटू एस आप लोगों के पास 15 आ गया है। अब n इंटू एस निकालने के बाद अब हम चलते हैं अपना पहला सवाल देखते हैं। तो पहले सवाल में कहता है कि आपने जिसका एहतमाल मालूम करना है ना वो ताक अदद होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इनमें से ताक हमारे पास कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ना कि मैं ए लिखता हूँ और ताक इनसे ढूंढता हूँ। तो ताक हमारे पास वो होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते हैं। तो हमारे पास 1 होता है, उसके बाद देखेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 और 15। तो ये सिर्फ हमारे पास इनसे वो हैं 1 से लेके 15 तक जो ताक हैं, यानी 2 पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते हैं। तो n इंटू ए जो फिर हमारे पास बन जाएगा वो इनकी हम गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि n इंटू ए हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हमने एहतमाल का फार्मूला लिखना है जो कि हमारे पास बराबर होता है p इंटू ए बराबर है जी n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। ये इस तरीके से n इंटू ए अगर आप लोग देखें तो वो तो हमारे पास 8 है, ये अभी हमने निकाला है, और n इंटू एस वो 15 है। ये सब के लिए यही चलना है, यानी 8/15 यहाँ पे आ गया है। इसको कैलकुलेटर पे काट के देख लें, अगर कटता है नहीं तो यही आंसर आ जाएगा। तो काटने के लिए आप लोग 8 लिखेंगे, उसके बाद AB/C वाला साइन और नीचे 15 लिख देंगे, इक्वल करेंगे तो 8/15 आता है, यानी कि ये मजीद कटता नहीं है। बस यही इसका हमारे पास ना कि आंसर आ गया है। अब अगले सवाल पे चलें तो वो कहता है कि 3 का जुज़ ज़रबी होना चाहिए। अब 3 का जुज़ ज़रबी उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि आपने इसमें से 1 से लेके 15 तक जो गिनती है ना उसमें से वो सारे हिस्से ढूंढते हैं जो कि ना कि 3 के टेबल पर जाते हैं। तो अब हम ना उनको फिर ढूंढ लेते हैं, वो हमारे पे ए में आ जाएंगे। तो देखें तो वो 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 15 आ जाएगा, यानी कि 3 के टेबल में हमारे पास 3 जाता है, 6 जाता है, 9 जाता है, 12 जाता है और 15 जाता है। तो इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ना कि 3 के टेबल पर जाते हों। तो इनकी गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि n इंटू ए जो हमारे पास आ जाएगा वो 5 के बराबर है। ये इस तरीके से लिख देना है। और नेक्स्ट अब हम अपना ना कि एहतमाल वाला यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं जो कि बराबर होता है p इंटू ए बराबर है जी n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। n इंटू ए देखें तो अभी निकाला है वो 5 है, और n इंटू एस यानी कि वो 15 नंबर थे तो वो 15 ही हमारे पास चलता आएगा। अब इनको ना कि हम काट के देख लेते हैं, अगर कटता है तो उसके लिए कैलकुलेटर लेते हैं, 5 लिखेंगे बटे वाला साइन और 15 लिखेंगे, इक्वल करेंगे तो 1/3 इसका हमारे पास आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि 1/3 इसका एहतमाल आ गया है। अब उससे अगले सवाल में देखें तो वो कहता है कि 2 का मुरब्बा हो, यानी कि अब आपने 1 से लेके 15 तक जो नंबर्स हैं इनमें से वो ढूंढना है जो ना कि 2 का मुरब्बा हो। तो 2 का जो हमारे पास मुरब्बा होता है, 2 को 2 से ज़रब दें तो वो 4 होता है, यानी कि वो तो सिर्फ एक ही हमारे पास हिस्सा होता है 4, इसके अलावा तो 2 का मुरब्बा हमारे पास कुछ भी नहीं होता, यानी कि 2 का मुरब्बा सिर्फ 4 ही होता है। तो हमारे पास फिर जो n इंटू ए बनेगा ना वो बन जाएगा 1। तो ये इस तरीके से आपने लिख देना है। लिखने के बाद एहतमाल वाला फार्मूला लिखें जो कि हमारे पास बराबर है p इंटू ए बराबर है जी n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। अब यहाँ पे इनकी कीमतें दर्ज कर दें। n इंटू ए की कीमत 1 है और n इंटू एस की कीमत 15 है। तो 1/15 ये मज़ीद कटता नहीं, बस यही इसका आंसर आ जाएगा। अब उससे आगे चलें तो हमारे पास है कि मुफरद अदद हो, यानी कि अब आपने वो ढूंढना है जो कि हमारे पास ना कि मुफरद अदद होना चाहिए। तो चलें अब 1 से लेके 15 तक की जो हमारे पास गिनती है उसमें से ना हम मुफरद अदाद ढूंढते हैं। अब पहले हमें फिर पता तो होना चाहिए ना मुफरद अदाद होते कौन से हैं। असल में मुफरद अदाद हमारे पास ऐसे अदाद होंगे जो अपने आप के अलावा किसी और पर डिवाइड ना हो। वो 1 पर डिवाइड होते हैं और अपने आप पर होते हैं, उसके अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते हैं। 1 उसमें नहीं आता, इसमें हमारे पास ना ये 2 से स्टार्ट होते हैं। तो ये 2 है, 2 अपने आप के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। 3 ये भी नहीं होता। 4 2 पे डिवाइड हो जाता है तो इसको नहीं लेना। 5 आ जाएगा। 6 नहीं आएगा क्योंकि वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। 3 पे भी हो जाता है। 7 आ जाएगा। 8 नहीं आएगा क्योंकि ये 2 पे डिवाइड हो जाता है। 9 नहीं आएगा क्योंकि ये 3 पे डिवाइड हो जाता है।
10 नहीं आएगा, ये 2 पे हो तो 11 आ जाएगा। 12 नहीं आएगा, उसके बाद 13 आ जाएगा। 14 और 15 ये भी दोनों नहीं आ सकते, क्योंकि ये भी हमारे पास ना एक 2 पे डिवाइड हो जाता है और एक 3 पे डिवाइड हो जाता है। ये सारे मुफरद अदाद लिखने के बाद अब हम n इंटू ए निकाल लेते हैं। तो n इंटू ए यहाँ से ना कि हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि n इंटू ए हमारे पास 6 निकल आया है। अब n इंटू ए निकालने के बाद हम एहतमाल निकालते हैं जो कि p इंटू ए के बराबर होता है, और उसकी हमारे पास ना कि उसका फार्मूला n इंटू ए बटा n इंटू एस। अब n इंटू ए यहाँ पर देखेंगे तो वो तो 6 है, और n इंटू एस देखेंगे तो वो हमारे पास 15 ही है, वो शुरू में ही चलता आ रहा है। अब इन दोनों को काट के देखते हैं, अगर ये कटते हैं तो इनको हम कैलकुलेटर से काट के लिख देते हैं। हम 6 लिखेंगे ए बी जो बटा सी वाला साइन, और 15 लिखेंगे, इक्वल करेंगे तो 2 बटा 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि ये कटता है और 2 बटा जो हमारे पास 5 है ना, ये इसका एहतमाल बन जाएगा। अब अगला सवाल देखें तो वो कहता है कि आप लोग बताएं भाई कि आपके पास 20 अदद आए। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास तो 1 से लेके 15 तक सिर्फ गिनती है, उसमें तो 20 है ही नहीं। अगर 20 है ही नहीं तो फिर मेरे पास ना कि उसने आना भी क्या है, यहाँ पे ना कि फिर हम a लिख देते हैं, वो तो फिर हमारे पास खाली सेट आएगा, यानी कि उसमें हमारे पास कोई भी नंबर नहीं आ सकता क्योंकि 20 है ही नहीं। तो n इंटू ए जो फिर हमारे पास आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से n इंटू ए निकालने के बाद हम अपना एहतमाल निकालते हैं जो कि p इंटू ए बराबर होता है n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। अब n इंटू ए देखें वो 0 के बराबर है, और बटे में हमारे n इंटू एस वो 15 आ जाएगा। 0 को 15 पे तकसीम करें तो हमारे पास जवाब 0 ही आएगा। तो इस तरीके से आपने इस सवाल का भी एहतमाल निकाल लिया है। मश्क नंबर 12.1 का अगर आप लोग 10वां सवाल देखें तो वो कहता है कि अगर एक वाक़या ए का एहतमाल 60 बटा 10 हो तो वाक़या ए नहीं का एहतमाल क्या होगा। अब यहाँ पे देखें ना कि उसने वाक़या ए का एहतमाल दिया है, तो इसको ना कि हम एहतमाल को इस तरह से लिख सकते हैं p इंटू ए, वो हमारे पास बराबर है जी 7 बटा 10, ये उसने खुद ही हमें दे दिया है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि वाक़या ए नहीं है। अगर वाक़या ए नहीं है तो इसको हम ना कि ए डैश से ज़ाहिर कहते हैं, और ये हमने ना कि मालूम करना है। अब जब हमने इसी सवाल का इसी एक्सरसाइज का तीसरा सवाल देखा था ना, तो मैंने आपको ना कि ये समझाया था कि जो आपके पास p इंटू ए है इसको और p इंटू ए डैश, इन दोनों को अगर आप लोग जमा करेंगे तो जवाब 1 के बराबर आएगा। अब यहाँ पे p इंटू ए की हम कीमत दर्ज कर देते हैं तो p इंटू ए डैश हमारे पास ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो p इंटू ए की कीमत देखें तो वो 7 बटा 10 है, तो वो आपने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस p इंटू ए डैश जो है ये हमने मालूम करना है, और आगे इक्वल में हमारे पास 1 है। p इंटू ए डैश हमने मालूम करना है तो 7 बटा 10 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमने लिख देना है कि 1 पहले ही है माइनस 7 बटा 10। अब इसको ना कि हम माइनस करते हैं। जब इस तरह से हमें ना कि बटे में माइनस करना हो तो जिसका बटा ना उसका बटा हम 1 लगा लेते हैं और इनका जोजाफिया कर लेते हैं। 10 और 1 का जोजाफिया कर लें तो हमारे पास 10 ही आएगा। अब 1 को 10 को अंदर रख के 1 पे तकसीम करें, हमारे पास जवाब ना कि 10 आ जाएगा। 10 को 1 से ज़रब दें तो हमारे पास 10 1 10 आ जाएगा। 10 को अंदर रख के इस 10 पे तकसीम करें जवाब 1 आएगा। 1 को इस 7 से ज़रब दें तो 7 1 7 आ जाएगा। तो p इंटू जो a डैश है ना हमारे पास वो आ जाएगा 10 में से 7 निकालने तो 3 बटा 10 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने लिख देना है। नंबर 12.1 का अगर हम 11वां सवाल देखें तो कहता है कि एक डाइस को 2 बार फेंका गया है, यानी कि एक डाइस को पहले 1 दफ़ा फेंका गया फिर दूसरी दफ़ा भी फेंका गया, यानी कि 2 दफ़ा फेंका गया है। हर बार फेंकने पर 4 से बड़ा अदद हासिल होने का एहतमाल क्या होगा। तो एहतमाल का हमारे पास फार्मूला n इंटू ए बटा n इंटू एस है, यानी कि सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस मालूम करें तो हमारे पास ये यहाँ पे देखें तो एक डाइस है, तो इसका जो सैम्पल स्पेस हमारे पास बनेगा, अगर आप लोग डाइस का देखेंगे ना तो जो सैम्पल स्पेस होता है तो डाइस में टोटल ना कि 6 नंबर्स होते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका फिर सैम्पल स्पेस बन जाएगा 1 से लेकर ना कि 6 तक हमने सारे नंबर्स इस तरह से लिख देने हैं। तो ये आपने लिख दिया है। अब सैम्पल स्पेस हमारे पास आ गई, यहाँ से n इंटू एस निकाल लें।
क्योंकि हमारे पास जो एहतमाल का फार्मूला है वहाँ पे n इंटू एस इस्तेमाल होता है। तो ये टोटल जो नंबर हैं वो 6 हैं, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया है। अब यहाँ पे अगर आप सवाल को समझे ना तो वो कहता है कि एक डाइस को 2 बार फेंका गया, यानी कि 2 दफ़ा फेंका गया है। हम यहाँ पे ना कि अलहदा से ना तो हम पहले ना कि इधर पहली दफ़ा जो फेंका गया था उसका एहतमाल मालूम कर लेंगे, और इधर हमने ना कि जो दूसरी दफ़ा फेंका गया उसका एहतमाल मालूम कर लेंगे। तो पहली दफ़ा जो फेंका गया उसका एहतमाल अगर मालूम करें तो उसका भी ए मालूम करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि 4 से बड़ा अदद, 4 बड़ा जो अदद है ना उसके आने का ना एहतमाल आपने मालूम करना है। तो 4 से बड़े यहाँ पे ना कि आप लोग अदद ढूंढ सकते हैं कि जो 4 से बड़े हों। 4 से बड़े अगर हम ना कि हिस्से देखें तो हमारे पास ना कि आ जाता है 5 और 6। तो इनको हमने लिख लेना कि 5 और 6। अब वो कहता है कि हर बार ही ना कि 4 से बड़े ही हमारे पास ना कि हिस्से आते हैं। तो दूसरी बार वाले को हम ना कि चलें b से ज़ाहिर कर देते हैं, उसमें भी 4 से बड़े ही आएंगे तो वो भी 5 और 6 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने दोनों का ना कि a मसलन के इसका a और इसका b, इसका भी समझ ए ही है, उसको हमने ना कि बी से ज़ाहिर कर दिया है। तो ये दोनों को आपने मालूम कर लिया है। अब मालूम करने के बाद आपने दोनों का एहतमाल मालूम करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पहली बार का एहतमाल, पहली बार का जो एहतमाल है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा। वो अगर आप लोग देखेंगे एहतमाल का हमारे पास फार्मूला है n इंटू ए बटा n इंटू एस। तो n इंटू ए यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपके पास यहाँ पे ना ये लिख दें कि n इंटू ए 2 के बराबर आया है। यहाँ पे अगर आप लोग लिखेंगे n इंटू बी लिख देंगे तो ये भी आप लोग देखेंगे 2 के बराबर ही आया है। तो ये आ जाएगा आंसर 2/6। अब कैलकुलेटर से इसको काट लेते हैं। 2/6 को आप लोग 2 लिखें, उसमें बटे वाला साइन और 6 लिखें, इक्वल दबाएंगे तो आंसर 1/3 आ जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर आया वो 1/3 है। अब आगे चलते हैं इस पर। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दूसरी बार का एहतमाल, दूसरी बार का एहतमाल यहाँ पे हम ना कि ये लिख देते हैं। तो वो भी हमारे पास फार्मूला वही है, जस्ट इसमें चूँकि हमने b लिया है तो हम n इंटू बी बटा n इंटू एस लिख देंगे। अब n इंटू बी हमारे पास 2 है और बटे में 6 है, इसको अभी हमने काटा तो इसका आंसर भी 1/3 आ जाएगा। लेकिन जो वो हमें कह रहा है ना कि वो कहता है कि आप लोगों ने दोनों बारियों का एहतमाल मालूम करना है। यहाँ पे एंड पे आप लोग लिख दें कि दोनों बारियों का एहतमाल। तो जो दोनों बारियों का हमारे पास एहतमाल निकलेगा ना वो यहाँ पे आप लोग लिख दें कि दोनों बारियों का एहतमाल आपने क्या करना है, जो पहली बारी का एहतमाल है और जो दूसरी बारी का एहतमाल है इन दोनों को ना कि ज़रब दे देना है। अब एक ने ऊपर एक ने ज़रब हो जानी है, एक ने एक के साथ वो 1 आ जाएगा, 3 को 3 के साथ ज़रब दें तो 3 3 9 आ जाएगा। यानी कि जो टोटल इसका दोनों बारियों का एहतमाल होगा वो 1/9 होगा।